ओके। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहेवियर के ऊपर, और बिहेवियर को लेके जब हम कंसर्न में आते हैं ना, तो हमें अल्टीमेटली सारा पैटर्न हमें बिहेवियर की तरफ ही जो हमारा जो एंजाइटी है वो बिहेवियर की तरफ ही होता है, और जो हमें हर बार दिखाई देता है हमारे बच्चों में ओनली बिहेवियर दिखाई देता है, ये बिहेवियर दिखाता है, ये बिहेवियर दिखाता है, कोई सा भी कंसर्न हो बिहेवियर दिखाता है, सेंसरी कंसर्न हो बिहेवियर दिखाता है, बच्चा भागे तो बिहेवियर दिखाता है, बच्चा जिद कर रहा है तो बिहेवियर दिखा रहा है, बच्चा रो रहा है तो बिहेवियर दिखा रहा है, बच्चा बात नहीं मान रहा है तो बिहेवियर दिखा रहा है। हम सारा एंजाइटी हमारा हमारा सारा एंजाइटी बिहेवियर के ऊपर होता है, और बिहेवियर के ऊपर जब हम फोकस करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं। लेकिन बिहेवियर के साथ साथ आज हम ये समझेंगे कि बिहेवियर को कैसे नोटिस करें, और बिहेवियर के साथ साथ हम उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को भी कैसे समझें। क्योंकि अगर बिहेवियर सारी चीजें है ना, तो ये समझना जरूरी है कि इसके प्रोटोकॉल को भी समझना जरूरी है, इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इंटरवेंशन को समझना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, काम कुछ और होता है और एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है, और ये हर जगह पे हो रहा होता है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे में किसी तरह का बिहेवियर चल रहा है, तो आपको उसके रीजन पता होना चाहिए, उसके तरीके पता होने चाहिए, और उसके सारे कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप थेरेपिस्ट बन जाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल नहीं समझो, लेकिन जब आप बच्चों को नोटिस करो ना, एकदम से फोकस करो, तो आपको उसके साइकोलॉजी का समझ में आना चाहिए। तभी आप बच्चे के बिहेवियर पे काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। मैं अपने बच्चों को भी नोटिस कर रहा हूँ, या मैं किसी भी बच्चे को, मैं अब प्रोफेशनल हूं तो शायद अपने बच्चों को उस तरीके से नोटिस करूंगा। लेकिन आजकल जब हम किसी बच्चे को नोटिस करते हैं और हम ये बोल देते हैं कि अरे बच्चा नहीं करना चाहिए, जैसे हम पहले कहते थे, पहले के पेरेंट्स जो कहते थे, इसका ना पढ़ने का मन नहीं किया इसलिए नहीं पढ़ाई, ऐसा कहते थे पहले के पेरेंट्स, जो बहुत पुराने हमारे मम्मी पापा के टाइम के, उससे पहले के, कि इसका ना पढ़ने का मन नहीं किया इसलिए हमने स्कूल ही नहीं भेजा इसको, इसका पढ़ने का मन नहीं करता था इसलिए नहीं पढ़ पाया। लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता था क्या, उसको पढ़ाया जाता था क्या मन नहीं करता? अब हम उस सिचुएशन में आ गए कि हम ये समझ सकते कि बच्चे का रीजन क्या है उसके पीछे के, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा। जब हम ये सोचते हैं ना, तब जाके हम बिहेवियर पे एनालिसिस करते हैं, या किसी भी चीजों पे एनालिसिस करते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि हम ये ना माने कि ये तो ये कर रहा है, नहीं, क्या पता इसका ब्रेन इससे करवा रहा हो, क्या पता इसका कुछ आदत ऐसा बनाओ। हम ये बिल्कुल ना बोले कि ये नोइंगली कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। क्या पता बच्चे से अनजाने में हो रहा है वो काम, क्या पता उसका ब्रेन में ऐसा काम कर रहा है जिस वजह से वो एक्शन ऐसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम ये बात करते हैं बिहेवियर क्या है, किसी भी मोड ऑफ एक्शन को हम बिहेवियर कहते हैं। मोड ऑफ एक्शन का मतलब किसी भी तरह का अगर कोई भी एक्शन आ रहा है, बच्चा कुछ शो कर रहा है, या मैं भी अभी हिल रहा हूँ, ये भी एक तरह का बिहेवियर है। यही कहीं ना कहीं एक तरह का कंसर्न में आ जाता है कि ये एक तरीके का बिहेवियर कनेक्ट करता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे कि जब हम ये देखते हैं कि किसी भी तरह का एक्शन वो बिहेवियर कहलाता है, तो बिहेवियर किस किस तरीके के होते हैं, तो मैं आपको पीपीटी की तरफ लेके चलता हूँ और डिटेलिंग बात करेंगे। किसी भी तरह का अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज बीच में रुक के मेरे से पूछ लेना, और रिक्वेस्ट होगा कि आप इंस्ट्रक्शन करना अगर आपका कोई कंसर्न है तो। आप लोग बहुत बच्चे देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, मैं वन बाय वन लूंगा। तोसमी मैम से बात करते हैं। तोसमी मैम, आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सर। हेलो मैम, हेलो मैम, कैसे आप? हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया मैम। तो उसमें मैम मुझे एक चीज बताइएगा, आपने बच्चे बहुत सारे देखेंगे, अपने भी बच्चे देखेंगे, दूसरे के बच्चे देखेंगे, अपने घर में बच्चे देखे होंगे, तो आपको अब जो सबसे बड़ा चैलेंज फील करते हो, या जब एकदम से गुस्सा आ जाता है किसी बिहेवियर को देख के, ऐसा कौन सा बिहेवियर आपने बच्चे में नोटिस किया जिसको लेके आप परेशान हो जाते जब बच्चे रोते हैं तब शायद। हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे हमें हमेशा खुश होते हुए अच्छे लगते हैं, रोते हुए अच्छे नहीं लगते, करेक्ट। तो आप बोल रहे क्राइंग का, कोई भी आपने देखा हिटिंग का, बाइटिंग का, और पुशिंग का, पुलिंग का, या कुछ ऐसा बिहेवियर जो थोड़ा हर्ट कर रहा हो किसी सामने वाले को? हाँ, देखा है, ये सब भी देखा है। अच्छा 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 अच्छा। आपने टीवी पे देखा, मोबाइल पे देखा, रियल में देखा है? रियल में भी देखा है। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने देखा तो वो बिहेवियर पे कैसे कंट्रोल किया सामने वाले ने? मतलब मतलब जैसे आपने मान के चलो किसी बच्चे को देखा जो बहुत क्राई कर रहा है, या बहुत एंगर में है, या किसी को पुश कर रहा है, तो आपने उसको कंट्रोल होते हुए कैसे देखा है, कैसे कंट्रोल किया उसने अपने ऊपर? वो गुस्सा क्यों हो रहा है वो पता लगाने के बाद, अगर लगे कि नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कोई बच्चा देखा और बच्चा देखते ही आपको लगा कि ये तो जिद कर रहा है, फिर वहां पे क्या सिचुएशन रही, कैसे बच्चा चुप हो गया वहां पे, कैसे बच्चा शांत हुआ, या हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे हैं मैम? नेटवर्क से इशू है।
मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि एक बच्चा है, ठीक है, और एक बच्चा क्या करता है, जिद करता है, ठीक है। अब आपने देखा एक बच्चा जिद्दी है, ठीक है, और वो उस टाइम क्या वो जिद्दीपन छोड़ दिया अपना, या वैसे ही चलता रहा? सौदा मैम आप समझाएंगे क्या तोसिमी मैम को? सौदा मैम। তুষ্মি, তুমি ওই যে হুজাইফা যখন কান্না করে কি সমস্যা হয় ওটা হেরে জিজ্ঞেস করো, হ্যাঁ তো প্রবলেমের সলিউশন করবো। যে বাচ্চা যখন কান্নাকাটি করে তখন তুমি ওটা কিভাবে কন্ট্রোল করতে দেখছো, এটা হচ্ছে প্রশ্নটা। না, यस। প্রশ্ন হচ্ছে নেটওয়ার্কের সমস্যা তো আসতেছে না। ओ, वो बता रहे हैं कि इसका नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, वो क्लियर समझ नहीं सकती, लेकिन वो समझ गई। अच्छा मैं अच्छा उसको बाद में ये बता दूंगी, कल भी मैंने उसको बाद में बताई थी बहुत कुछ। अच्छा 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 अच्छा। ओके, कोई इशू नहीं। ओके, साइमा मैम आप बताइए मैम, आपने कई ऐसे बच्चे देखे जो हैंडल हो रहे हैं, और कैसे हैंडल हुए और क्या कंसर्न दिखा आपको? नो सर, मैं भी नहीं हूँ इस बात पे। मैं भी इस बात पे इस আরে तरह से बच्चे বাচ্চা का भी কানলে हैंडल কেমনে नहीं। বাচ্চারে থামায় এটা জানোস না? বাচ্চা কানলে বাচ্চারে কেমনে থামায় এটা ক। ओ, हमार बच्चा। अच्छा, मेरी मेरी जो डॉटर है वो रोने पे सिर्फ मोबाइल चाहती है और मोबाइल देने के बाद वो चुप हो जाती है। अच्छा, नहीं, आप भी और भी बच्चे देखे होंगे आपने, अपने बच्चे का एग्जाम्पल तो आपने और भी बच्चे बहुत सारे देखे होंगे, जो बच्चे कंसर्न में आते हैं या जो बच्चे जिद करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं या चिल्लाते हैं, तो उन बच्चों को कंट्रोल होते हुए कैसे देखा आपने, कैसे प्रोसीजर देख रहे थे वहां पे, क्या सिचुएशन था वहां पे? ओ, वो एक्चुअली वो इधर क्या सौदा मैम आप सारे बताइए। बच्चा सारे बच्चे अब डिजिटल हो गई, सभी ने मोबाइल दे दो तो चुप हो जाती है। ये बात आपने सही कही, सारे बच्चे डिजिटल हो गए। जिसको हाँ, जो रो रहा है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, सबको सब कुछ मोबाइल का दे दो। सबका सोल्यूशन ये इजी है, मोबाइल दे दो तो ये सारे खत्म हो जाती है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, ये एक ही सोल्यूशन है। कोई कंसर्न नहीं देखते आजकल, हम सीधे देखते फ्रस्ट्रेटर, ले भाई लेके बैठ दो इसको, कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया। ओके, प्रत्युष मैम पांडे, प्रत्युष पांडे जी आप बताइए मैम। हाँ हाँ सर। हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि कभी कोई ऐसा बच्चा देखा जो आपके सामने बहुत बिहेवियर दिखा रहा हो और फिर वो उससे सेटल भी हुआ हो, तो कैसे सेटल हुआ, क्या सिचुएशन था उस टाइम, क्या आपने देखा और कैसा फील किया आपने? सर बहुत जिद्दी वाले का देखा है तो वो वही चीज जो चीज डिमांड कर रहे हैं वो पूरा हो जाता है तो मान जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स ही नहीं मानते हैं तो वो खुद बहुत देर तक करते रहेंगे। वो समझ जाएंगे अब दाल गलने वाली नहीं है तो फिर बच्चा सेटल हो जाएगा। ये पॉइंटर आपने पॉइंटर बताया कि कई बार ऐसा लेकिन सर होता है। मैं अपने केस में तो ये मतलब अपने मतलब पेरेंटिंग के उसमें ये देखती हूँ कि मतलब बच्चे की जिद भी अगर वो चीजें जेन्युइन लग रही है तो आप पूरा कीजिए, लेकिन हर जिद पूरी करेंगे तो वो ऐसा नहीं है न्यूरोटिपिकल और डाइवर्स। वो हम्म। सिचुएशन वैसी ही बनती जाती है कि वो बच्चे बड़े होते हैं तब वो लगता है कि अरे इस बच्चे को तो ये इश्यू इसलिए इतना ज्यादा बिहेवियर कर रहा है। उसकी शुरू से ही वैसी जर्नी रहती है तो वो हम्म। उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि अब वो अपने मम्मी पापा की तो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बात आपने सही कही कि एक टाइम आ जाता है कि जहाँ पे बिल्कुल चीजें खत्म हो जाती है और कोई भी इंटरवेंशन काम नहीं आता, जब बच्चा जिद्दी हो जाए या कोई बिहेवियर भी। के केस में अगर बिहेवियर सही हो रहा है मतलब क्योंकि बच्चे बहुत सारे तो बहुत जिद करते हैं सर, वैसे करेक्ट। भी तो करते हैं। इन्हीं को नॉर्मल तो बच्चे भी वैसे करते वो देखा जा रहा है कि ये इशू ही है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ जी आप बताइए, सो मैम आप बताइए। सर बच्चे मोस्टली तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऐसा बच्चा कभी आपने देखा कि बच्चा बहुत बिहेवियर दिखा रहा और उसको सेटल होते हुए भी देखा, तो वो सेटल कैसे हुआ और क्या सिचुएशन उस टाइम था और बच्चा कैसे मान गया? मैं दूसरे बच्चे का बता सकती हूँ, मैंने देखा है बहुत टेंशन थ्रो कर रहा है तो मोस्ट मैंने मेरे सामने इंसिडेंट हुआ था कि ये हुआ था, मतलब पेरेंट्स ने इग्नोर मार दिया था, वो टेंशन तो रोए जा रहा है, जमीन पे लेट गया, चिल्ला वगैरह किया, पेरेंट्स वो चीज उसको नहीं देना है तो नहीं देना है, वो लोग स्ट्रिक्ट थे, बहुत टाइम तक रोया। फिर बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स आके पैम्पर करने की कोशिश कर रहे लेकिन पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, बहुत टाइम बाद बच्चा खुद ही चुप हो गया। फिर दूसरे चीज में वो खुद ही भूल गया। करेक्ट करेक्ट। ओके, बहुत बढ़िया। ओके,
सो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरीके से बच्चा चुप हुआ क्योंकि बच्चे पेरेंट्स ने इग्नोर किया उसको, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं पीपीटी की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बिहेवियर होते हैं और किस किस तरीके से हमें चीजों को लेना चाहिए और डिटेलिंग करते हैं। फिर भी कोई कंसर्न हो तो मेरे को बीच में रोक के पूछना स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो मैं ये देखता हूँ कि जब भी बच्चों में बिहेवियर आता है तो हमारे पास बहुत तरीके के बिहेवियर होते हैं। बिहेवियर जैसे 4 फंक्शन ऑफ बिहेवियर तो मेनली माने जाते हैं, जैसे है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, एस्केप बिहेवियर। आपको पीपीटी दिख रहा है, वो आपको फोटो दिख रहा है ना? यस सर। आपके पास जब बच्चे बिहेवियर दिखाते हैं तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाते हैं, एस्केप बिहेवियर दिखाते हैं, सेंसरी बिहेवियर दिखाते हैं और एक्सेस टू टेंजिबल एक बिहेवियर होता है। तो ये जब बिहेवियर होता है ना तो होता है, कई बार हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन का एक बिहेवियर होता है, एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है, ये भी कई बार ऐड हो जाता है इसको थोड़ा समझने के लिए कि अगर बच्चे के पास कम्युनिकेशन नहीं तो भी एक बिहेवियर दिखाएगा बच्चा कि कोई साइकोलॉजिकल इशू चल रहा है, जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, किसी तरह का साइकोलॉजिकल इशू है तो भी बच्चा बिहेवियर दिखाएगा। तो फंक्शन ऑफ बिहेवियर बेसिकली हम ये मानते हैं कि चलो 4 तरीके के, और ये हम है या कोई भी पर्सन इन्हीं चारों के बीच में रह के एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, एस्केप बिहेवियर, सेंसिटिव बिहेवियर और एक्सेस टू टेंजिबल। और हम डिटेलिंग समझेंगे कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस किस तरीके से हमें चीज करना चाहिए। तो जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास बहुत तरह के बिहेवियर होते हैं ना तो एक एनालिसिस करने का तरीका होता है हमें बिहेवियर के ऊपर। जैसे मैं बोलूं कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर तो इसके कॉज को समझना पड़ेगा, उसके प्रोसेस को समझना पड़ेगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जब बिहेवियर की बात आती है ना तो आपको एक तरीके से नहीं लेना है कि हाँ इसी वजह से बच्चा ना जिद कर रहा है, या हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं बच्चा ना जिद कर रहा है, या बच्चा ना समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो बच्चा ना भाग रहा है, बच्चा ना हाइपर एक्टिव है। हम एक ही तरीके से ले रहे होते चीजों को, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि जैसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है तो ये ऐसा क्यों होता है। हमें जैसे ह्यूमन ब्रेन में ना इन्फोर्समेंट के लिए एक वायर होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो जब भी हमें अटेंशन मिलता है ना तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के बारे में बता रहा हूं मैं। जब भी हमें डोपामिन मिलता है तो हमारे जब भी हमें अटेंशन मिलता है तो हमारे अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है। उस डोपामिन के बेसिस पे हमारे अंदर एक हैप्पीनेस आता है। तो एक है ना, जैसे मूवमेंट रेगुलेट करने का जो काम करता है डोपामिन, वो इतना ज्यादा हैप्पीनेस फील कराता है कि बच्चा उसको बार बार यूज करना चाहता है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि ये अटेंशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट्स इट। अटेंशन है तो अटेंशन है, दैट्स इट। अब मैं समझता हूं कि कई बार जब अटेंशन सीकिंग बच्चा बिहेवियर दिखाता है ना तो जो उसको बच्चे को डांट पड़ रही होती है तो वो उसको रिवॉर्ड की तरह लेने लग जाता है। जैसे आपने कोई बच्चा हरकत किया और उसको डांट पड़ गई तो बच्चा उसको रिवॉर्ड की तरह लेने लग जाता है और उसको फिर से करता है, वो बार बार करने की कोशिश करता है। तो क्यों डेवलप होता है ऐसा? कई बार पेरेंट्स बिजी होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं, बिजी होते हैं, तो बच्चा अटेंशन सीख करता है कि हाँ मुझे देखो, मुझे नोटिस करो, ठीक है। सिबलिंग राइवलरी होता है। राइवलरी का मतलब कि जैसे कोई सिबलिंग आया और एकदम से उसके साथ अटैच हो गया तो उसके अटेंशन सीख करने के लिए बच्चा इस तरह का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाता है। इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स, यानी कि बार बार रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से बच्चा क्या करता है, वो अटेंशन दिखाता, मतलब अटेंशन बिहेवियर दिखाता है, किसी तरीके की हरकतें करता है ताकि उसको रिस्पॉन्स बार बार मिले। ऐसा नहीं कि एक बार मिला और फिर उसके बाद मिल ही नहीं रहा, तो ऐसा हरकतें करता है कि मुझे बार बार रिस्पॉन्स मिले। कम्युनिकेशन वीक होता है तो अपने आप को दिखाने के लिए अपने हरकत को दिखा के कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करता है, अगर कम्युनिकेशन वीक है तो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जैसे कई बार हम लोग ये बोलते हैं ना कि अगर रिवॉर्ड अगर उसे बार बार मिल रहा है ना, अगर उसको अटेंशन मिल रहा है बार बार, तो वो बिहेवियर बनते चले जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जो रेनफोर्समेंट है ना, रेनफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ या रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ, वो बच्चे के साथ जब बच्चा उसको कनेक्ट कर जाता है ना तो वो हरकतें और बढ़ा देता है। तो रेनफोर्समेंट साइकिल यहाँ पे क्या करता है, जैसे चाइल्ड ने, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो कि बच्चे ने स्क्रीम किया, ठीक है, और पेरेंट्स उसको देखा या डांटा उसको, तो चाइल्ड को अटेंशन मिला, बच्चों को अटेंशन मिला तो बिहेवियर और स्ट्रांग हो गया। तो एक्चुअली क्या हो गया ना, अब जो अटेंशन जो मिला ना उसको एक रेनफोर्समेंट की तरह ले लिया उसने, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि रेनफोर्समेंट मिलता है तो बिहेवियर बढ़ जाता है इस तरीके से।
तो अगर एडल्ट बीजी है तो बिहेवियर इंक्रीज हो सकता है। एडल्ट अप्रोच क्या कहता है कि बिहेवियर को स्टॉप करना है। और जब भी कोई भी, जैसे मान के चलो कि कोई पर्सन आ रहा है घर में, ठीक है ना, कोई पर्सन आता है घर में, तो बिहेवियर क्या हो जाते हैं और इंक्रीज हो जाते हैं। एडल्ट बीजी है तो इंक्रीज हो जाएंगे। और बच्चे का जैसे मान के चलो कोई एंट्री करता है, कोई पर्सन आता है जो उसको जानता है या जो उसको जो जिसको बच्चे ने देखा है, अगर वो एंट्री करता है एकदम से घर में, तो तब बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम दो तीन तरीके से काम करते हैं। वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में मैं बात करता हूँ। तो क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्या कहता है कि आप क्या करो कि एक शेड्यूलिंग करो बच्चे के साथ। हर 5 मिनट में बच्चे को एक अटेंशन दो, ठीक है, हर 5 मिनट में। तो इससे क्या होता है, इस चाइल्ड बिहेवियर बच्चे को ना हरकतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसमें मैं बोल रहा हूँ नॉन कॉन्टिंजेंट, CONTINGENT, कॉन्टिंजेंट रिइंफोर्समेंट NCR जिसे कहते हैं हम लोग। उसमें क्या प्रोटोकॉल बताता है कि अगर आप 5 मिनट में, हर 5 मिनट में उसको अगर नोटिस कर रहे हो ना, तो बच्चे को बिहेवियर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कि अगर हम बच्चे को इग्नोर कर दे, जैसे अभी पेरेंट्स ने, 2-3 पेरेंट्स ने बताया कि हम इग्नोरेंस पे डाल देते तो बच्चा वो हरकतें नहीं करता है। तो आई कांटेक्ट नहीं करो, लेक्चर नहीं दो, और रिएक्शन बिल्कुल न्यूट्रल रखो। उसको ऐसा लगे ही नहीं कि आप उसको टेंशन दे रहे हो, या आप बिल्कुल इग्नोर कर दो। तो उससे क्या होता है, उससे भी बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग है जिसमें हम, जैसे बच्चा कुछ हरकत करे तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो प्ले करना चाहता है, वो इसलिए हरकत कर रहा है कि आप मुझे देखो, इसलिए हरकत करना चाहता है कि आप मेरे से बात करो, तो या कोई अदर कोई ऑप्शन रखना चाहता है। तो बच्चा ना कम्युनिकेट नहीं कर पाता ना प्रॉपर वे में, तो अटेंशन देता है, अटेंशन सीख करने की कोशिश करता है आपका। तो आप उसे कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दो। ठीक है। कम्युनिकेशन ट्रेनिंग कैसे दोगे, जैसे उसको सिखाओ कि अगर आपको खेलने जाना है तो बोलो प्ले प्लीज, आपको देखना बोलो मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरे से बात करें तो बोलो कि मेरे से बात करो। ठीक है ना। या कोई अदर कार्ड, विजुअल कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है बच्चे के पास। तो हम फंक्शनल कम्युनिकेशन सिखाते हैं। अगर प्रॉपर वे में फंक्शनल कम्युनिकेशन सिखाया तो आपका बच्चा उसको जो वो हरकत करके बताना चाहता है, जो बिहेवियर दिखा के बताना चाहता है, जो अनयूजुअल लग रहा है आपको, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रोटोकॉल बताया आपको। एक तो हर 5 मिनट अटेंशन दो, वो हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, या तो आप उसको इग्नोर करो। थर्ड, जहां पे आप उसको फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दो कि बेटा आपको बोलना क्या है। ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी है। अब कई बार हम ये बात करते हैं कि रिवॉर्ड है ना, जो अगर बार बार दिया जाएगा ना तो बिहेवियर बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूं कि आप एप्रोप्रिएट अटेंशन दो, ना कि उसको बार बार इन्फोर्समेंट दो कि हाँ बोलो क्या हो गया, सुनो समझो, ये सब नहीं करना। तो आपका जो कॉमन मिस्टेक हो सकता है ना, पेरेंट्स का एक कॉमन मिस्टेक होता है, बस चुप हो जाओ फिर बात करूंगी। तो ये जो है ना, उसको लगता है कि वो सीख लेता है कि अगर चिल्लाऊंगा तो बात फिर से मिलेगी, मेरे को बात करने को मिलेगा, या मेरे से फिर से बात करेगी मम्मा। तो आप है ना उसके साथ कुछ कम्युनिकेशन मत करो। कम्युनिकेशन का रेनफोर्समेंट, रिप्लेसमेंट दे दो कि हाँ बेटा तुम्हें अगर ये समझाना तो तुम इस तरीके से समझाओ, या तुम हरकतें करने के लिए मुझे देखने के लिए मैं आपकी तरफ देखो तो मैं नहीं देखूंगी आपकी तरफ, या आप ऐसी हरकत करोगे कि हाँ कुछ थ्रो कर दोगे और मैं आपको डांटूंगी तो मैं नहीं डांटूंगी, मैं दूंगी ही नहीं। या तो मैं आपको हर बात में बुलाऊंगी और मैं आपसे बस काम कराऊंगी, मैं कुछ भी ऐसा टॉक नहीं करूंगी जिससे आपको लगे कि हाँ बातें हो रही है काम नहीं हो रहा। तो मैं बस काम करा, मेरे पास कई बच्चे आते हैं वो बार बार मम्मी को देख के रोने दो, मैं मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मा इसको काम कराइए, बस उसको काम कराइए, कुछ मत बोलिए। और एक अटेंशन टाइमिंग रखिए कि हाँ मुझे 2 मिनट काम करना है तो 2 मिनट काम करना है, उसके बाद जितना अटेंशन दे रहे थे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उसको लगा के रखो कि बेटा इतने मिनट तो आपको काम करना है, उसके बाद हम बात करेंगे जितना बात करना। तो एक है ना तरीका आता है काम करने का। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स को कोई दिक्कत? नो सर। ओके ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इसके बिहेवियर के ऊपर। इसके बिहेवियर का मतलब अवॉइडेंस फंक्शन। ठीक है। इसके बिहेवियर में क्या होता है, देखो जैसे हम कहते हैं कि डिमांड न्यूरो बिहेवियरल बेस क्या होता है इसमें, कि डिमांड मिलता है तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। अगर डिमांड हमारी पूरी ना हो तो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। एमिग्डाला
जो है हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, बच्चा फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। अगर बच्चे की डिमांड पूरी ना हो तो ब्रेन स्ट्रेस रिस्पॉन्स में चला जाता है और एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और बच्चा फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। एस्केप मिलने से रिलीफ मिलता है और रिलीफ उसके लिए नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो जाता है। वो रेनफोर्समेंट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन एस्केप मिलने से बच्चों को क्या मिल जाता है, रिलीफ मिलता है और रिलीफ उसके लिए एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो जाता है। एस्केप किन चीजों से होता है, जब बच्चा जैसे हम कहते हैं कि एकेडमिक डिमांड हमारी चाहिए, जैसे मैं बोलूं कि ये 2 घंटे काम करना है या ये 10 मिनट काम, अब बच्चे का लेवल ही नहीं है या बच्चा नहीं करना चाहता, तो अगर मेरे डिमांड एकेडमिक अच्छा करने की तो बच्चा एस्केप करेगा। कई बार बच्चे सोशल इंटरेक्शन करने से एस्केप करते हैं, सेंसरी ओवरलोड हो जाए तो सिचुएशन से एस्केप करते हैं, ठीक है। प्रिफर्ड नॉन प्रिफर्ड टास्क मिल रहा है यानी कि जो उसको करना है अगर बच्चा नहीं कर पा रहा तो बच्चा एस्केप करने की कोशिश करता है। जो उसको टास्क करना और वो नहीं कर पा रहा, उसको वो टास्क नहीं मिला तो बच्चा एस्केप करता है। राइटिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो बच्चा एस्केप करता है। फाइन मोटर वीकनेस है तो बच्चा एस्केप करता है। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा तो बच्चा एस्केप करता है, ठीक है। तो मेरे को ये लगता है कि आपको ना ये समझना पड़ेगा कि बच्चा एस्केप क्यों करता है। और मेरे को तो सबसे बड़ा रीजन पता है क्या समझ में आता है, एक तो सोशल सेंसरी ओवरलोड और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे का वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल ही नहीं है। और एक होता है सेंसरी ओवरलोड, जैसे बच्चा ना कई बार ऐसे चेयर पे बैठ जाता है, ऐसे सोफे पे बैठ जाता है कि बार बार बच्चा थक रहा होता है, थोड़ी देर काम के फिर थक जाता है। तो सेंसरी ओवरलोड इस तरीके से लेता हूं मैं कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा लाइटें आ रही है आंखों पे तो बच्चा डिस्टर्ब रहेगा, बच्चे के सामने शोर चल रहा है तो बच्चा डिस्टर्ब, तो बच्चा स्केप करता है। और मैं कहता हूँ कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो बच्चा उस काम को स्किप करेगा, किसी भी काम को स्किप करेगा। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों में ना जो सबसे जो ज्यादा इशू देखने को मिलता है स्केप बिहेवियर का देखने को मिलता है, ठीक है। स्केप और सेंसरी और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ना समझदार बच्चों में देखने को मिलता है, लेकिन इसके बिहेवियर हर बच्चों में देखने को मिलेगा। अब देखिए ना, जैसे मैंने बोला लैंग्वेज कंप्रीहेंशन नहीं है किसी में, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बच्चा स्केप करेगा, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि स्केप का रीजन क्या है, ठीक है। अब ये रिइंफोर्समेंट साइकिल कैसे काम करता है, बच्चे को बोला गया, टीचर ने बोला बेटा लिखो, बच्चा रोने लग गया, टीचर ने बोला अच्छा ठीक है बाद में लिखेंगे। अब वो जो बच्चा को जो स्केप मिला ना कि बाद में लिखेंगे, वो उसके लिए रिलीफ हो गया और उसी में ही बिहेवियर स्ट्रांग हो गया उसका, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि क्या रीजन है और इसका जो पैटर्न हमें अगर समझ में आएगा ना तो हमें ये समझ में आएगा कि बच्चे को हम जो डिमांड कर रहे हैं बच्चे से, अगर बच्चे नहीं कर पा रहा है उस काम को तो बच्चा स्केप करेगा और स्केप करने पे उसको बच्चा काम होगा। और अगर काम हो गया वो तो मतलब समझ के चलिए कि वो बच्चे का बिहेवियर बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक पैटर्न है, इसको समझने की जरूरत है हमें। तो ट्रीटमेंट भी यही है भाई। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका कि हमें डिमांड मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। डिमांड मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो भी उसको टास्क देना चाह रहे, जो भी हम बच्चे से डिमांड कर रहे हैं टास्क का, उसको ब्रेक कर दे, क्योंकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं उस लायक कि वो बच्चा समझ सके उस काम को, तो उस काम को ही ब्रेक कर दे, ठीक है। और बहुत छोटा छोटा काम रखे, 30 सेकंड का काम रखे, 1 मिनट का काम रखे, और जब वो काम हो जा रहा है तो फिर अप्रिशिएट करे, ठीक है। तो काम को अगर ब्रेक करके दोगे ना तो उसे लगे अब ये फिनिश हो गया, चलो वेरी गुड, अब ये वाला, वेरी गुड, अब ये वाला, अब ये वाला। तो थोड़ा 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 करके दोगे ना तो बच्चा समझने की कोशिश करता है। या विजुअल शेड्यूल लगा सकते हो आपके, हाँ 1 बजे ये करेंगे, 2 बजे ये करेंगे, 3 बजे ये करेंगे, तो उससे भी बच्चा कनेक्ट करता है कि मुझे तो ये करना ही है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो हम विजुअल शेड्यूल का भी यूज करते हैं कई बार कि हाँ ये टास्क अब होगा, अब ये वाला टास्क अब होगा, अब ये वाला टास्क अब होगा, तो बच्चा उसको पता लगता है कि यार फिनिश हो रहा है जल्दी जल्दी मेरा टास्क, और जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो बच्चा उस काम को करने की कोशिश करता है, ठीक है। और कई बार बच्चे टेंट्रम करते कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, तो हम थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, जिसे हम कहते हैं टीच ब्रेक रिक्वेस्ट। अगर आपको हेवी लग रहा है काम, किसी भी बच्चे को अगर हेवी लग रहा है काम या किसी भी तरीके का वर्क उसको मतलब परेशान कर रहा है, तो हम उसमें ब्रेक देंगे। और ब्रेक जैसे हम कह रहे हैं ना कि एप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट पे देंगे, यानी टेंट्रम करने के बाद नहीं देंगे। अगर ब्रेक देना इसके बिहेवियर में, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के साथ कुछ ज्यादा हो रहा है और उसको ब्रेक चाहिए और जिद कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, तो हम बोलेंगे तुम सही से बोलोगे, सही से रिक्वेस्ट करोगे तो ही हम आपको छोड़ेंगे, ये टेंट्रम दिखाओगे तो नहीं छोड़ेंगे,
तो मैं ये कहता हूं कि आप अपने बच्चे को ना थोड़ा सा तरीके से लो, कि अगर आपका बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है कि हाँ यार मम्मा ना मैं चुप रहूंगा और मम्मा से बोलूंगा मम्मा मुझे छोड़ दे, तो मम्मा छोड़ेगी, अदरवाइज नहीं छोड़ेगी। मैं ऐसे हरकत करूंगा तो नहीं छोड़ेगी, तो उसको बोलना है कि तुम ऐसे बोलो जब छोड़ेगी। वो बोल देगा तब आप छोड़ो उसको, तब ब्रेक दो, अदरवाइज ब्रेक मत दो। ठीक है ना, ये समझना। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, स्केप एक्सटेंशन कहते हैं जिसे हम। स्केप एक्सटेंशन क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं कि मैं आपको सामने आ जाता था कि आपको रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। सेकेंड। ओके, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि स्केप एक्सटेंशन समझो आप। स्केप एक्सटेंशन क्या है कि अगर मान के चलो कि बच्चा टेंट्रम दिखा रहा है, ठीक है ना, और बच्चा टेंट्रम दिखा रहा है और आपने क्या किया कि जैसे टास्क रिमूव कर दिया उसके पास से, चलो छोड़ो हटाओ, चलो छोड़ो, ठीक है मत करो। इससे क्या होगा ना, इससे और सिचुएशन और खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्केप एक्सटेंशन को समझो कि ये क्या कहता है कि अगर आपका टास्क रिमूव हो रहा है टेंट्रम पे, तो वो टेंट्रम का जो सीक्वेंस है वो बनता चला जाएगा। जैसे अभी मैंने भी बताया कि ब्रेक कब देना है, जब बच्चा टेंट्रम ना करे और बच्चा अप्रोप्रिएट बिहेव करे। लेकिन आप ये समझो कि अगर ब्रेक के बाद, समझ के चलना, अगर ब्रेक के बाद जस्ट थोड़ा सा अगर इस मतलब अच्छा रिजल्ट दिया आपने को, बच्चे ने थोड़ा एफर्ट लगाया, तो फिर आप वहां पे समझ सकते कि एक टाइमिंग का कॉन्सेप्ट सेट कर दो वहां पे आप, कि हाँ अब ये मुझे लग रहा है कि ये सही से करा क्योंकि ब्रेक मिला है इसको। आप थोड़ा काम करो और ये ब्रेक वाले पैटर्न को ना पढ़ के रख लो आप कि मुझे इसको 5 मिनट अभी किया है ना, अब मैं इसको 10 मिनट काम करेंगे तब ब्रेक दूंगी, और वो ब्रेक के लिए वेट करेगा कि वो अच्छे से करने, अब बोलोगे अच्छे से करोगे ये काम इतने देर में होगा और ये अच्छे से करोगे तो हम जाने देंगे। तो एक है ना बहुत अच्छा एक मॉडिफिकेशन हो रहा होता है बिहेवियर में, ठीक है ना, और मतलब बहुत आउटकम देखने को मिलता है इस चीज को लेके। अब आते हैं हम लोग कि बिहेवियरल मोमेंटम को लेके। बिहेवियरल मोमेंटम क्या होता है कि कोई इजी टास्क है, आप उसको अप्रिशिएट करो इजी टास्क करने में, और फिर स्लोली 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 उस टास्क का जो डिफिकल्ट लेवल है वो बढ़ाते जाओ। स्केप बच्चे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। ये स्केप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेंसरी ओवरलोड है। स्केप इसलिए कर रहे हैं कहीं मसल टोन ज्यादा हेवी पड़ रहा है उनका। इन्हीं तीनों पे वर्क करो आप। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझो कि जब तक मुझे इजी टास्क नहीं मिलेगा, जब तक मैं उस काम को परफॉर्म नहीं करूंगा, तो पहले इजी, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा डिफिकल्ट। बिहेवियरल मोमेंटम देना जो पॉइंटर है, जो बिहेवियरल मोमेंटम कहते हैं इसको, ये जरूर कीजिए। स्किल बिल्डिंग कीजिए, जैसे मैंने कहा बाकी बहुत सारे स्किल सेट होते हैं, सारे स्किल्स पे काम कीजिए। ये मत सोचिए कि आपका बच्चा सोशल में अच्छा है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में। अगर आप उस स्किल्स पे काम कर रहे हैं जो कभी नहीं किया, तो सीक्वेंस से लीजिए और स्टेप बाय स्टेप लीजिए, ठीक है। अगर बिहेवियर एंजाइटी बेस्ड है तो ग्रेजुअल एक्सपोजर करें, फोर्स मत करिए। अगर एंजाइटी हो रही है किसी टास्क के ऊपर तो ग्रेजुअली उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ाइए। अब एंजाइटी होती है, जैसे बच्चा जैसे टास्क करने जा रहा है उसको एंजाइटी हो, रोने लग जा रहा है, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, एकदम से भाग रहा है कि यार अब तो टॉय लग गया, अब तो भाई सीक्वेंस लग गया है, अब तो मेरे को ये करना ही पड़ेगा। तो नहीं, पहले आप बहुत स्मॉल को, जरूरी नहीं कि सारा सामान फैला के, कई बार मैं देखता हूँ थेरेपी सेंटर में भी और बाकी जगह सारा सामान फैला हुआ होता है और उसी में बच्चा कर रहा होता है टास्क। ऐसे नहीं करते, बिल्कुल जितना क्लीन रहेगा ना एनवायरमेंट, जितना थोड़ा स्टेप उसको वन छोटा छोटा दिखेगा। मैं कई बार ऐसा करता हूँ, आपको मैं एक्टिविटी बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि मेरा बच्चा उस किसी का टास्क को करता है ना, तो 2 बार करता है उसके बाद छोड़ देता है, तो मैं क्या करता हूँ, बच्चे को पता भी नहीं लगता और बच्चे को काम हो रहा होता है, क्योंकि कई बार बच्चों में अवेयरनेस नहीं होता, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना तो उसको अवेयरनेस होता है कि कितना सारा काम है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा काम रखता हूँ और थोड़ा सा काम रखने के बाद मैं दे देता हूँ, लो भाई करो। तो बच्चे क्या करता है, उठा के, जैसे मैं बॉल का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये बॉल है, मैंने उसके सामने 3 बॉल रखा, उसको 10 बॉल दिख रहे तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, 3 बॉल है तो नहीं फ्रस्ट्रेट, उसको लग रहा है जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस और यहाँ करता हूँ, तो बच्चा यहाँ से उठाएगा यहाँ डालेगा, और जैसे वो यहाँ से यहाँ देखा और मैंने फिर से वो उठाने गया, तो मैं पीछे से लाके फिर जब उधर रखने जाएगा तो मैं फिर से डाल दूंगा, और ये मैं बार बार करूंगा, उसको पता भी नहीं लगेगा, और धीरे धीरे करके डिस्टेंस बना दूंगा उसका, जितना मैं जैसे एक बास्केट से दूसरे बास्केट में सामान रखवा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वो उसको टास्क दिख रहा है बहुत ज्यादा तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, नहीं दिख रहा तो वो नहीं फ्रस्ट्रेट हो रहा ज्यादा, तो उसे लग रहा है कि अब फिनिश हो जाएगा, फिर रखा है अब फिनिश हो जाएगा, जबकि मैं पीछे से उठा के फिर से रख दे रहा हूं। तो मुझे ये जो पॉइंट है ना एस्केप बिहेवियर में, ये बड़ा हेल्प करता है मुझे।
और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड कि मैं जब मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाता, मेरे को लगता है यार इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है, चल यार आप थोड़ा इजी कर देता हूँ। ये जो पॉइंटर है ना, ये मुझे बहुत हेल्प करता है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो ये जो एस्केप बिहेवियर में इसी पे काम करता हूँ कि मेरा का बच्चा अगर मेरा कोई काम नहीं समझ पा रहा तो मैं सॉर्ट कर दूंगा, समझ गया, अगर फिर भी नहीं करना चाह रहा तो मैं पीछे से दूंगा। मैं जैसे हैंड राइटिंग पैटर्न करा रहा हूँ बच्चे को, मैं पहले छोटा सा पैटर्न दूंगा यहां से यहां तक बस, और वो जैसे ही फिनिश कर देगा फिर थोड़ा बात करूंगा, फिर दे दूंगा, फिर उसे पता लगा अभी तो फिनिश ही नहीं हुआ, फिर से करने लगेगा। तो ऐसे करके मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ। तो जब बच्चे को हार्ड डिफिकल्ट करना होता है तो अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आपके बच्चे का टेंशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चा एस्केप नहीं करेगा अगर आपके बच्चे में एस्केप बिहेवियर का इश्यू चल रहा है तो। ठीक है, टच फंक्शन क्या होता है अब इसको समझो कि मेरा बच्चा किसी भी जैसे मैं बोलूं कि जैसे किसी काम टेंजिबल होना, यानी कि किसी काम की तरफ झुकाव होना, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ झुकाव होना। ठीक है, अब किसी तरफ झुकाव, जैसे मान के चलो मुझे ये बॉल चाहिए, अब मुझे यही चाहिए भाई, इसी तरह का बॉल चाहिए, मुझे तो यही वाला बॉल चाहिए। अब ये वाला जो चीज होता है ना उसको बोलते हैं टेंजिबल एक्सेस, टेंजिबल टू एक्सेस। अब मेरे को ये चाहिए, अब मेरे को फील करने में बड़ा मजा आ रहा है, मुझे देखने में बड़ा मजा आ सकता है, मुझे घुमाने में मजा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर बच्चे को तुरंत मिल जाता है ना कोई चीज, तो मेरे को लगता है कि ये बच्चे के अंदर टेंजिबल एक्सेस डेवलप कर सकता है। अगर बच्चे के सामने अगर कोई चीज चाहिए बच्चे को और वो बच्चे को नहीं मिल रहा है ना, तो उसके लिए वो वेट करेगा। लेकिन अगर आपने तुरंत उसको देने का एक आइडिया बना लिया तो यानी कि समझ लीजिए टेंजिबल टू एक्सेस होने वाला है। नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, नहीं मुझे तो अभी चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब आप इसके लिए क्या करें वो भी अभी आता हूं। तो मेरे को ये लगता है कि बच्चे के सामने ना एक सिस्टम रखो कि मुझे आपके सामने ये ऑब्जेक्ट और इतनी देर आने वाला है, इसके अलावा नहीं आएगा। अभी बताऊंगा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका बच्चा टेंट्रम दिखाएगा, आपका बच्चा सिटिंग नहीं करेगा, आपका बच्चा रूटीन को फॉलो नहीं करेगा। क्यों? उसको जो चाहिए, उसको प्लेजर मिल रहा वो चाहिए उसको। तो मैं ये कहता हूं कि इमीडिएट जो गिविंग हैबिट है ना वो इसकी वजह से बढ़ जाता है ये बच्चों में। या फोन मिल जाता है बच्चों को बड़ी जल्दी जल्दी हाथों में तो टेंट्रम स्टार्ट हो जाता है, ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। या सिटिंग का एक टाइमिंग नहीं होता बच्चे के पास कि कितनी देर बैठना है, मुझे कितनी देर वेट करना है, तो बच्चे में टेंजिबल टू एक्सेस देखने को मिलता है। या इनकंसिस्टेंट रूटीन होता है, यानी कभी मिल रहा है, कभी जा रहे हो, कभी कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे, तो बच्चा उसको समझ नहीं पाता और अपने प्लेजर की तरफ फिक्स होने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे होता है। जैसे कि चलिए बच्चा फोन के लिए रोता है और उसे फोन मिल गया तो रोना क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो रोना उसके लिए एक रिवॉर्ड बन गया, रिइंफोर्समेंट बन गया, और जब वो बच्चा नेक्स्ट टाइम टेंट्रम करेगा तो और स्ट्रांगली करेगा। तो आपको कोशिश करना क्या है, अब मैं आता हूं कि नो रिइंफोर्समेंट फॉर टेंट्रम। अगर उसको बच्चा अगर कोई चीज चाह रहा है तो कोशिश करो कि रोने दो उसको, जब तक वो काम ना हो जाए ना, अपने सेल्फ काम ना हो जाए, जब तक उसको काम वो जो ऑब्जेक्ट देना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट मत दो, जो वो चाहता है वो मत दो। बिना टेंट्रम के कोई सामान देना चाहिए हमें। टेंट्रम के साथ ही अगर कोई सामान पकड़ाया गया तो यानी कि समझ लीजिए बिहेवियर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर टेंट्रम बच्चा दिखा रहा है और उसको एट द टाइम चीजें मिल गई तो यानी कि बच्चे में बिहेवियर बढ़ जाएगा। तो ये चीजें समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि आपका बच्चा कोई चीज चाहता है और वो बोल नहीं पा रहा और बार बार हरकतें कर रहा है, शायद उस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि वो करना, लेकिन आप रिप्लेसमेंट कम्युनिकेशन सिखाओ कि आपको जो चाहिए होता है ना आप बोल सकते हो मुझे, आप हरकतें नहीं करोगे। लेकिन अगर हरकतें करोगे, चिल्लाओगे, गाओगे तो मैं नहीं दूंगी आप। तीसरा, टोकन सिस्टम बहुत काम आता है इसमें। टोकन सिस्टम का मतलब कि अगर आप 10 मिनट वेट करोगे, 20 मिनट वेट करोगे, तो मैं आपको जैसे मैं बोलूं कि ये चीजें चाहिए उसको, ठीक है, अब आप बोलो कि इसे 5 मिनट इसे लेके रखो, 5 मिनट के बाद आपको दे देना है। अगर 5 मिनट के बाद अगर आपने मुझे दे दिया तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी, मैं आपको टोकन दूंगी, मैं आपको स्टार दूंगी, मैं आपको सिक्के दूंगी, मैं आपको कुछ खाने का आइटम दे दूंगी। तो उसको टाइमिंग दीजिए कि इतने टाइम तक ही मिलेगा बेटा तुझे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर आप टाइमिंग सेट कर लिया ना आपने कि ये काम, ये जो टॉय से चाहिए, जो उसको लेना है या जो उसको पसंद है, अगर उसके पीछे पड़ा तो बोलो बेटा ये 2 मिनट ही मिलेगा, इसके बाद अगर आप छोड़ देते तो आपको हम दूसरा, और उससे कुछ ज्यादा फेवरेट आइटम दीजिए। आपको फील होता होगा कि हाँ इससे ज्यादा भी इसको कुछ चीजें पसंद है, वो देने की कोशिश कीजिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, वेटिंग टाइम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बच्चा खाली रहे, और खाली रह के भी बच्चा बिना कुछ किए भी उसको बैठाने की कोशिश करो। और जब ये काम करते हो ना, लिटरली बच्चे में बहुत रिजल्ट मिलता है हमें। क्या? जब आप बिना काम किए भी बच्चे को बैठाते हो, जैसे आपने स्टार्ट किया 5 सेकंड से, फिर 20 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, बिना कुछ किए बस अकेले बच्चा हाथ बंद करके बैठा हुआ है। ये बैठना है ना, आई थिंक कोई सिखाता नहीं है। मैंने बहुत काम किया बच्चे के साथ ना, तो मुझे ये फील हुआ नहीं यार, खाली बैठना बहुत जरूरी है। हमेशा कुछ लेके किसी टॉय के साथ, किसी चीज के साथ मत बैठो। कभी खाली पे बैठो, कभी खाली भी बैठो। और खाली बैठना बहुत जरूरी है। अगर खाली बैठने लग गए तो ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, खाली बैठने लग गए तो इमेजिनेशन बढ़ता है, खाली बैठने लग गए तो बिहेवियर कम होता है। खाली बैठने पे कितना रिजल्ट आता है, जरूरी है कि हर चीज कराना ही है हमें। कभी खाली बैठा के देखो, पता लगेगा। कभी आंखें बंद करके देखो, पता लगेगा। कभी सेंसरी बंद करके देखो, पता लगेगा। इतना ड्रेस्टिक चेंज आया। अरे आप भी खाली बैठ जाओगे तो बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। कभी कुछ मत करो, बस ऐसे करके बैठो। बहुत फिलोसफर रह चुके हैं जो बोलते खाली बैठो, कुछ मत करो, बस बैठे रहो। ओशो बोलते हैं कि खाली बैठो, गिरजे कृष्णमूर्ति बोलते हैं खाली बैठो, दुनिया बोलती है खाली बैठो। खाली बैठने से आपका इमेजिनेशन बिल्ड होता है, रीजनिंग बिल्ड होता है, कितनी सारी चीजें होती है। जरूरी है हर चीज करा के। आपके बच्चे के अंदर आई कॉन्टेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, सामने कोई सामान रखो, खाली बैठो, उसी को देखते रहो बस। आपके बच्चे का ऑडिटरी अच्छा नहीं आ रहा, चलो हेडफोन लगा दो, खाली बैठो, सारा फोकस उसी की तरफ चला जाएगा, हेडफोन की तरफ। आपका बच्चा मूवमेंट लेता है, खाली बैठो, सिटिंग आ गई। आपका बच्चा प्रेशर लेता है, हाथ को बंद करके खाली बैठो, मूवमेंट कंट्रोल हो रहा है। क्या नहीं होता खाली बैठने में, लेकिन ये खाली बैठना हमें समझ में नहीं आता। और इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि जब सेंटर में जाते हैं हम लोग, तो हम लोगों को पैकबोर्ड, बच्चों को पैकबोर्ड पकड़ा के बोलते हैं कि हम सीटिंग करा रहे हैं, हम लोग इसका टेंशन इंप्रूव कर रहे हैं। ये काम सिखा रहे हो आप कि कैसे पैकबोर्ड लगाते हैं, आप ये काम सिखा रहे हो कि ध्यान कैसे देते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हाँ कल को वो खाली बैठेगा तो आप उसको अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज करेगा। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे हो इसको, कि सेल्फ बिहेवियर के ऊपर एक्शन लेने के लिए नहीं बोल रहे हो। आप उसे बोल रहे हो कि ये टॉय लोगे जब भी बैठना है, ये टॉय नहीं होगा तो मत बैठना। कल को मान के चलो टॉय नहीं हुआ उसके पास, तो कैसे बैठेगा? कल के पास उसके पास पैकबोर्ड नहीं हुआ तो कैसे बैठेगा? बीट्स नहीं हुआ तो कैसे बैठेगा जी? बॉल प्रेशर नहीं कराएंगे तो कैसे बैठेगा जी? लेकिन नहीं, ये बात हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हमें चाहिए कि हम बच्चों को अपने खाली बैठाएं। आप खुद भी खाली बैठे, खुद भी आंखें बंद करके बैठे, खुद भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते बैठे। मेरा अभी एक रिसेंटली मैंने वीडियो डाला 1.5 घंटे का, उसमें मैंने बताया बोरियत लेवल, जब बोरिंग लेवल आ जाता है ना, तो हम खाली बैठने की कोशिश करें। ना कि हम घूमने चले जाए, ना कि हम पार्क चले जाए, ना कि हम कुछ हरकतें करने लग जाए, ना कि हम डांस करने लग जाए, कुछ भी ऐसा एंजॉयमेंट वाला काम। जब बोरियत हो ना तो खाली बैठो, तब देखो आपके अंदर कितना एक ड्रेस्टिक चेंज आता है। बोरियत लेवल से अगर ऊपर आप जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बोर हो रहे हो यार, मन नहीं कर रहा कहीं भी, फिर भी खाली बैठे हो, आराम से बैठे हो, वो पॉइंटर है ना, एक महात्मा वाला पॉइंटर है। वो पॉइंटर अगर आपने पकड़ लिया तो समझ लीजिए बहुत सारी चीजें अचीव हो जाती है, जो कि हमारे फिलोसफर कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं इस चीज के बारे में। सबके ग्रंथ कहते हैं, ऐसा नहीं हमारे ग्रंथ या चाहे कोई भी ग्रंथ हो, सारे ग्रंथ इसी पे टिका हुआ है कि हम खाली कैसे बैठे। और ये जो खाली बैठना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। तो टेंजिबल टू एक्सेस है ना, ये वेटिंग नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे में बढ़ जाता है। विजुअल टाइमर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता बच्चे में, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि 2 मिनट बैठना है, 2 मिनट लेके बैठना है, 5, अब हर टाइम तो उसके सामने घड़ी तो घूमते नहीं रहेगी, या हर टाइम उसके सामने वॉच तो लेके नहीं बैठे रहेंगे, तो टाइमर का सेंस नहीं होता, तो भी बच्चे में एक्सेस बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है ना। बाकी हमें ये भी देखने को मिलता है सेंसरी बिहेवियर के बारे में, जो आपने देखा होगा एक लास्ट बिहेवियर सेंसरी बिहेवियर। इसके बारे में मैंने कल बता ही दिया आपको कि सेंसरी बिहेवियर क्या होता है, सेंसरी क्या होता है, सारी चीज मैंने बता दिया आपको। हैंड फ्लैपिंग होगा तो वेस्टिबुलर होगा, हैंड बैंगिंग होगा तो प्रोप्रियोसेप्शन होगा, माउथिंग होगा तो ओरल होगा, सेंसरी इशू होगा, रॉकिंग होता वेस्टिबुलर कामिंग का इशू हो रहा होगा, हमिंग होगा तो ऑडिटरी इशू हो रहा होगा। तो ये सब चीजें हैं सेंसरी के ऊपर हमें समझना है, ठीक है ना। तो आप रिप्लेसमेंट बिहेवियर यूज करो, जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ हरकतें हो रही रिप्लेसमेंट यूज कर लो, या अंडरस्टैंडिंग वाला काम करा लो, या आप उसको कुछ डीप रेगुलेशन वाला कॉन्सेप्ट दे दो, या सेंसरी ब्रेक दे दो। कई बार बच्चे होते हैं ना कि बच्चे काम करा रहे हैं और बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कुछ प्रेशर दे देते हैं, और कुछ प्रेशर के बाद बच्चा थोड़ा रिलैक्स होता है, फिर से वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कई बार बच्चे बहुत जिद्दी करने लग जाते हैं, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं सेंसरी ब्रेक दे देते हैं। काम कराते कराते रहेंगे, बीच में ब्रेक करेंगे, जैसे मान लो चलो कोई सर्कल करा रहे हैं डॉट पे, और वो कर लिया, उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो हम जाकर थोड़ा सा जंपिंग करा लेंगे, थोड़ा सा रनिंग करा लेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट करा लेंगे, फिर बच्चा रिलैक्स। बच्चे को टॉय दिखा देंगे, विजुअल स्कैनिंग करा देंगे, बच्चा रिलैक्स। तो हम काम करते हैं सेंसरी में रिप्लेसमेंट बिहेवियर के ऊपर,
सेंसरी ब्रेक के ऊपर और स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर। इन तीनों तरीके से बच्चे में सेंसरी रिजॉल्व होता है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसरी पे कोशिश करना है कि हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके, रीजनिंग डेवलप कर सके, ठीक है ना। बाकी तो चीजें कर सकते हो आप पैसिवली, लेकिन एक्टिवली बच्चे में चाहिए कि बच्चे में रिजल्ट आए, तो ये काम करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम जब बिहेवियर को नोटिस कर होते हैं ना, हम एबीसी को नोटिस करते हैं। जैसे एबीसी क्या होता है, एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस, यानी तीन चीजें होती है। जब भी हम बिहेवियर को नोटिस करते हैं ना, तो हम तीनों चीजों को लेकर एनालिसिस करते हैं, ABC, या एंटीसीडेंट, बिहेवियर, प्रोसेस और कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि क्या हुआ पहले, फर्स्ट ए, बी बिहेवियर प्रोसेस कैसे था, कैसा बिहेव कर रहा था, सी कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उसका बेनिफिट उसको क्या मिला, आउटकम क्या मिला उसको। तो हमें जब मैं ये बोलता हूँ कि हमें पैटर्न दिख जाता है ना कि यार ये तो बार बार इसी तरीके से चीजें मिल रही है उसको, और इसी तरीके से ये आउटकम दे रहा है, या इसी तरीके से बार कर रहा है, तो हम क्लियर हो जाते हैं कि इस वजह से बच्चे में दिक्कत चल रही है। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि बिहेवियर मल्टीपल फंक्शन भी हो सकता है, जैसे टेंजिबल और एस्केप दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, हमें समझना है कि हम इसके लिए क्या करें। जैसे स्केप और टेंजिबल हो जाए तो सेंसरी और टेंजिबल हो जाए, और होता है सब में होता है। कई बार स्केप और सेंसरी एक साथ देखने को मिलता है, कई बार टेंजिबल और अटेंशन सीकिंग एक साथ देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब हम समझते हैं कि इसका इंटरवेंशन क्या है। यहां तक कोई कंसर्न अगर आपको हो तो प्लीज पूछिए, किसी का कोई कंसर्न? ओके, जब कंसर्न नहीं है निकलते ना, तो मुझे लगता है कि मैं गलत जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। पे बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं सर, बढ़िए। सौदा बोर मैम, हम बताइए। सर बोर नहीं हो रहे हैं, वो एग्जैक्टली पॉइंट तो आप वही पकड़ रहे हैं जो गलतियां करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो हम आप बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों में इंटरवेंशन मॉडल कैसे हम यूज करें, ठीक है ना। बिहेवियरल इंटरवेंशन मॉडल क्या क्या होना चाहिए। तो हमारे सामने 7 टाइप ऑफ इंटरवेंशन है। देखो, एक तो होता है फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट, नेक्स्ट होता है हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, नेक्स्ट होता है एंटीसीडेंट स्ट्रेटजी यानी प्रिवेंटिव प्लान, एक होता है टीच अल्टरनेटिव यानी रिप्लेसमेंट स्किल्स की बात कर रहा था, रिप्लेसमेंट ट्रेनिंग की जो मैं बात कर रहा था, रेनफोर्समेंट प्लान होता है, एक एक्सटेंशन और कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रेटजी कहते हैं, और एक होता है जनरलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। ये 7 टाइप मैं भेजूंगा आपको, ठीक है ना, ये भेज दूंगा आपको। तो 7 टाइप के मॉडल होते हैं, इंटरवेंशन हम यूज करते हैं। अब इसको 1 बाय 1 समझते हैं कि इस पे किस तरीके से प्लान करते हैं, ठीक है ना। अब मैं ये देखता हूँ कि फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट जब हम करते हैं तो इसका पर्पज क्या होता है कि हम रियल फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, बिहेवियर का जो रियल फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना। गलत फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे तो गलत ट्रीटमेंट होगा, गलत ट्रीटमेंट होगा तो बिहेवियर और बढ़ जाएंगे। तो इसके हमारे पास 3 लेवल होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट असेसमेंट। इनडायरेक्ट असेसमेंट में पेरेंट्स से क्वेश्चन करते हैं हम लोग, टीचर का रिपोर्ट देखते हैं हम लोग, चेकलिस्ट बनाते हैं हम लोग, रेटिंग करते हैं हम लोग, और जैसे हम बोलते हैं कि बिहेवियर कब होता है, किस सिचुएशन में हुआ, बाद में क्या मिला आपको, जैसे मैं बोला ना एंटीसीडेंट ABC। तो इस तरीके से हम नोटिस करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इनडायरेक्ट असेसमेंट करते हैं, जस्ट बातों पे करते हैं। सेकंड है हम लोगों का जो हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, कि हम बच्चों को नोटिस कर रहे हैं कि होमवर्क दिया मैंने, बच्चा रोया और बच्चे को होमवर्क हटा दिया तो बच्चा खुश। तो जो बच्चा रो रहा है ना, वो क्या हुआ, वो होमवर्क देने का एक वो हो गया, एक ट्रिगर पॉइंट हो गया। एंटीसीडेंट को हम ट्रिगर पॉइंट भी कहते हैं। तो ट्रिगर क्या हुआ, बच्चा रो रहा है, ये ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया। अब हम जब कुछ कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या मिला कि हाँ होमवर्क हटा, तो यानी रिफ्लेक्स, तो होमवर्क हटना ही एक रिवॉर्ड हो गया, रेनफोर्समेंट हो गया। अब उसी रेनफोर्समेंट पे अभी बेसिकली काम करना होता है। अगर एबीसी के मेथड को समझो ना, तो एबीसी यही कहता है कि रेनफोर्समेंट मेथड को समझो, उसी पे ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनते हैं, और मैं भी इसी तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ कई बार। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल एनालिसिस भी करते हैं हम कि अटेंशन, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा किस वजह से बच्चे में ये दिक्कत चल रही है, कि अटेंशन दिखा रहा है, बच्चा स्केप कर रहा है, या टेंजिबल हो रहा है, या बच्चा कोई कंडीशन ऐसी है एलोन कंडीशन है जैसे। तो डिफरेंट कंडीशन टेस्ट करते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि अटेंशन कंडीशन है, और स्केप कंडीशन है, या टेंजिबल कंडीशन है, या एलोन कंडीशन। जिसमें बिहेवियरल हाईएस्ट होता है वही फंक्शन हमें नोटिस करने को मिलता है। जैसे मैं बोलूं कि अगर बच्चा हरकतें कर रहा है बहुत ज्यादा, या बच्चे को हमें दिख रहा है कि यार ये हरकतें किया और हमने इसको कुछ, बच्चा इरिटेट हुआ,
और हमने उसको अटेंशन दिया और बच्चा चुप हो गया। तो जो बिहेवियर आया और बिहेवियर आने के बाद जो उसके अंदर देखने को मिला और फिर कुछ चेंजेस मिला और उसके बाद बच्चा रिलैक्स हो, तो रिलैक्स किस बेसिस पर वो उसको नोटिस करना है और फिर उसी में ही हमें चेंज करना है मैटर। सिंपल सा है, आप सिंपल सा स्ट्रेटेजी समझो कि मेरा बच्चा कुछ हरकतें किया, हरकत करने के बाद मुझे पता लग गया कि ये हरकत कर रहा है, ठीक है, ये कर कैसे रहा है, इस तरीके से कर रहा है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ कि वो बच्चा इजी फील कर रहा है, और जैसे ही इजी फील करेगा यानी कि वही उसका रेनफोर्समेंट हो जाएगा और उसी रेनफोर्समेंट में ही हमें अप डाउन करना है मैटर। वो कैसे करना है वो मैं रेनफोर्समेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि असेसमेंट करना जरूरी है, FBA करना जरूरी, फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट करना बहुत जरूरी, नहीं तो बच्चे में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। एक होता है हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कि FBA के बाद जो क्लियर स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग कि हाँ कब और क्या हुआ और कैसे बच्चा इंगेज हुआ और हमें क्या देखने को मिला, कैसे बच्चे ने अवॉइड किया, क्यों क्या मिला उसको, तो ये सब सारी चीजें हमें नोटिस करने को मिलती है। तो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं कि हाँ बच्चा, जैसे मैं बोलूँ कि बच्चे को राइटिंग करना था और बच्चा रोने लग गया, तो हमें यही काम करना है कि एक स्टेटमेंट बना लेना है कि बच्चा ना राइटिंग मिल रहा है तो बच्चा रो रहा है। एक स्टेटमेंट बना लिया कि बच्चा राइटिंग कर रहा है तो रो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो एक असेसमेंट का पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अब मैंने जैसे बताया कि एक नेक्स्ट पॉइंट है जो थर्ड कंपोनेंट होता है हमारा, जो एंटीसीडेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं हम लोग, जिसमें हम बच्चे को ट्रिगर पॉइंट को नोटिस करते हैं। तो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है ट्रिगर पॉइंट, कि हम बोलते हैं कि जैसे अगर मैं ट्रिगर पॉइंट को रिड्यूस कर दूं, मान के चलो कि स्केप कर रहा है वो, है ना, तो स्केप में क्या करेंगे हम, स्मॉल चीजें करने की कोशिश किया मैंने, या बच्चा उसको टाइमिंग समझ में है तो मैंने टाइमिंग कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, शॉर्ट से स्टार्ट किया फिर हायर लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे को ना ये आपको ट्रिगर पॉइंट समझने की बात की जाती है कि जैसे हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं कि एंटीसीडेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, कि हम ट्रिगर पॉइंट को नोटिस कर रहे हैं, ट्रिगर पॉइंट नोटिस करते हैं, हम उस पर काम करते हैं और हमें ये पता लग जाता है कि बच्चे किस तरीके से रिजल्ट देगा, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट आपको बिहेवियर स्किल्स बताए, कोई भी काम कीजिए स्किल्स पे काम कीजिए, ऐसा ना हो कि आप सिखाना कुछ और चाह रहे हैं, बच्चे को कुछ और डिमांड कर रहे हैं। तो वही चीज सिखाइए जो उसको लगता है कि आपको जरूरत है या जो उसको नहीं आता है, तो बच्चे में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप रिइंफोर्समेंट प्लान कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें कैसे होती है, वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो आपको यहां तक अगर कोई कंसर्न है तो आप प्लीज मेरे से बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई सर कंसर्न, अभी आपने बेसिकली क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अभी 7 आपने पॉइंट बताया ना मैंने, जैसे हाँ हाँ हाँ, तो देखो ये 7 तो पॉइंट का चार मतलब, तक आया। 7 पॉइंट का ये 7 पॉइंट का मतलब क्या है, एक इंटरवेंशन प्रोसेस कैसे किया जाता है। 7 पॉइंट का मतलब इंटरवेंशन प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप तक। जैसे हमने असेसमेंट किया फर्स्ट, फिर फंक्शन आइडेंटिफाई किया, पहले मैंने असेसमेंट किया कि भाई फंक्शन बिहेवियर असेसमेंट किया, फिर मैंने फंक्शन को पता कर लिया कि हाँ ये इसके बिहेवियर में जा रहा है कि टेंजिबल में जा रहा है कि किस में जा रहा है, फिर हमने हाइपोथेसिस किया, एक स्टेटमेंट ले लिया कि हाँ ये रीजन है ना, कि ये इस वजह या ये कॉज हो रहा है और इस पे हमें ये काम करना है, एक हाइपोथेसिस बना लिया। फिर स्ट्रेटेजी बनाया, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी की रिइंफोर्समेंट कैसे देना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, रिइंफोर्समेंट अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी बना लिया। अब हम रिप्लेसमेंट स्किल्स का यूज कर रहे हैं। स्किल्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका ना बिहेवियर आता जाता रहता है, तो अगर आपने स्किल सेट बिल्ड नहीं किया ना तो बच्चा खुद से कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा बार बार। तो अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है बेसिकली, कि वो बिहेवियर जब दिखा रहा है तो उसको कैसे समझाएं कि बेटा तुम्हें ये बिहेवियर नहीं दिखाना है, तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना है, वो रिप्लेसमेंट स्किल्स है। फिर आता है रेनफोर्स। रेनफोर्स में भी क्या करते हैं हम लोग, जैसे प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी का, जैसे मैंने बोला कि ये भी एक तरीके का रिइंफोर्समेंट है। जैसे मैं बोलूं प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी में हम लोग ये समझते हैं कि ट्रिगर पॉइंट क्या है ना, कि बच्चा बिहेवियर क्यों दिखाया। प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी में क्या है, ट्रिगर पॉइंट। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। ट्रिगर पॉइंट का मतलब कि जैसे मेरा बच्चा स्टार्टिंग से एंटीसीडेंट यानी कि स्टार्टिंग से ही होता है ना, कि मैं बोलूं कि स्केप हो रहा है तो स्केप क्यों हो रहा है जी, अटेंशन होता है अटेंशन सीकिंग क्यों है। जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल बताया, टेंजिबल है तो टेंजिबल क्यों है, सेंसिटिव बिहेवियर तो सेंसिटिव बिहेवियर क्यों दिखा रहा है, तो वो समझना जरूरी है प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी में, तभी तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे। आपको फर्स्ट ही लेवल नहीं पता हो तो आप प्रिवेंट क्या करोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर होता है जो हमें समझना चाहिए कि एक सेकेंड, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी के बाद हमारे पास
ये मैं बात करता हूँ बार बार कि रिप्लेसमेंट स्किल्स के बारे में। तो स्किल्स का मतलब समझो जिसके मैं अल्टरनेटिव उसको दे रहा हूँ कि बेटा तुम्हें ये नहीं करना, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें जो तुम्हें चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसके बदले में कुछ और सिखाऊंगा उसको कि टेंट्रम करने के बजाय तुम ये काम करो, तब हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, है ना। तो इसके बाद आता है डिमांड। डिमांड का मतलब रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट हमारा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है या 5 पॉइंट है। रिइंफोर्समेंट का एक तरीका होता है कि फिक्स्ड रिइंफोर्समेंट देना है, कि इंटरवल वेरिएबल रेशियो में रिइंफोर्समेंट देना है, कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देना है, कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना है। कौन सा रिइंफोर्समेंट देना है वो मैं अभी आगे आऊंगा आपके, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आता है रिमूव रेनफोर्समेंट फॉर प्रॉब्लम। जो भी हम रेनफोर्स दे रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे में बिहेवियर बढ़ रहा है वो हम हटा देते हैं। जैसे मैंने बोला ना लास्ट पॉइंट सी कॉन्सिक्वेंसेस, कि बच्चा जब कर रहा है तो क्यों कर रहा है जी, उसके बारे में अगर आपको पता लग गया कि ये डिमांड उसकी पूरी हो रही है, इस वजह से ये कर रहा है, तो वो जो डिमांड है ना उसी में हम चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, वो रेनफोर्समेंट को हम अप डाउन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा जनरलाइजेशन। फिर जब बच्चा सीख जाता है तो उसको जनरलाइजेशन के एक सिचुएशन की बजाय 4 सिचुएशन में उसको लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो ये फॉर्मेट है, प्रोफेशनल फॉर्मेट है कि हमें ऐसे 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 से लेके चलना है, ठीक है। तब जाके हमारे बच्चों में ये चीजें कनेक्ट कर पाएगा कि ये चीजें हमें कैसे सुधारनी है। मैं एक सिंपल सा एक बता दूं, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, इसके बिहेवियर ये सब मैंने कुछ पॉइंटर उठा के दे दूंगा आपको, लेकिन आप थोड़ा सा समझो कि अगर स्केप है तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए कि स्मॉल ब्रेक टास्क को ब्रेक कर दो। अगर आपके बच्चे में ट्रिगर पॉइंट अगर अटेंशन का है तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, टेंजिबल है तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, प्रोसेस में तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिहेवियर प्रोसेस तो बच्चे का ही होता है, लेकिन जो लास्ट वाला कॉन्सिक्वेंसेस जो आउटकम निकल रहा है उसको बिहेवियर दिखाने का, उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज करोगे तो वो आउटकम भी जो प्रोसेस है वो भी चेंज होगा, बच्चे का हरकत करने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रिइंफोर्समेंट जो उसको मिल रहा था उसी में चेंजेस ला दिया। तो कैसे रिइंफोर्समेंट को समझते हैं वो आ जाते हैं, इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे समझो कि हम जैसे बच्चों को रिवॉर्ड मिलता है ना, तो हमारे पास रिवॉर्ड का क्या तरीका था। देखो, एक होता है कि फिक्स्ड रेशियो में हम रिवॉर्ड देते हैं कई बार, तो हर सेम नंबर का बाद अगर गिफ्ट मिले, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि फिक्स्ड, जैसे बोलूं कि फिक्स्ड रेशियो क्या होता है। अगर सेम टाइम में बार बार अगर बच्चे को रिइंफोर्समेंट मिल रहा है तो यानी कि बच्चे को आप फिक्स्ड रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं। जैसे अगर मान के चलो, अगर जैसे मैं बोलूं कि अगर तुम 5 सम सॉल्व करोगे ना तो तभी हम स्टिकर मिलेगा, तो फिर से 5 करोगे तो फिर से स्टिकर मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक सिचुएशन बना दी कि 5 बार अगर तुमने सम सॉल्व किया है, ये 5 सम सॉल्व करोगे तो मिलेगा, फिर से 5 सम सॉल्व करोगे तो मिलेगा। तो फिक्स्ड रेशियो रिइंफोर्समेंट क्या कहलाता है, मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। एक सेकंड रुकिएगा। ये देखिए, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, ये एग्जांपल है, ठीक है। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट यानी कि हम रेनफोर्समेंट किस किस तरीके से दे रहे होते हैं। तो एक तरीके से समझिए, ये मत देखना भी आप इसको समझो। जैसे मैंने बोला ना कि फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स्ड रेशियो का मतलब कि इतना किए फिर से एनफोर्समेंट, इतना किए फिर से एनफोर्समेंट, इतना किए फिर से एनफोर्समेंट, ठीक है। मतलब एक सिचुएशन ऐसा बना लिया कि अगर तुमने 5 बार टॉय को फिक्स किया है तो तुम्हें एनफोर्समेंट मिला, फिर से 5 बार टॉय करोगे फिर से स्टिकर मिलेगा, फिर से 5 बार फिर से आपको, मतलब एक ही एनफोर्समेंट रख रहे हैं लेकिन एक टाइम डिसाइड करके दे रहे हैं कि, या एक सिचुएशन ऐसा डिसाइड करे कि इतने टास्क के बाद ये मिलेगा, तो बच्चा उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये एनफोर्समेंट है ना, आपको समझना पड़ेगा कि एनफोर्समेंट कई बार बिहेवियर बढ़ा देता है, ठीक है। एनफोर्समेंट क्या करता है, बिहेवियर बढ़ा सकता है, तो इसको समझो कि बिहेवियर बढ़ाना नहीं है। और वो कैसे कैसे होता है कई बार उसको समझो। और वेरिएबल रेशियो क्या होता है, कभी जल्दी कभी लेट रिवॉर्ड देते हैं हम लोग कि मैं बोलूं कि जैसे कोई गेम है और इसमें बच्चा जीत गया, ठीक है ना, तो कभी हम रेनफोर्समेंट कभी जल्दी दे देते हैं, कभी हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, ठीक है। और या कभी बच्चा 3 बार किसी टास्क को कर रहा है तो रेनफोर्समेंट दे दिया, कभी हम बच्चा हमारा 8 बार कर रहा है किसी काम को तो रेनफोर्समेंट दे दिया, कभी 5 बार कर रहा है तो रेनफोर्समेंट दे दिया। तो वेरिएबल रेशियो में अगर रेनफोर्समेंट दे रहे, कोई फिक्स नहीं कर रहे, तो यानी कि उसको कहते हैं वेरिएबल रेशियो, ठीक है। वेरिएबल रेशियो का एक रेनफोर्समेंट एग्जाम्पल है। अब आते हैं फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल क्या
क्या कहलाता है कि आपको जैसे हर 3 घंटे के बाद आपको लंच ब्रेक मिलेगा। मान के चलो कि एग्जांपल है, हर 3 घंटे के बाद आपको लंच ब्रेक मिलेगा। ये इंटरवल है। इंटरवल का मतलब क्या कि हमने इसमें फिक्स नहीं रखा है, यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे इंटरवल है। इंटरवल का मतलब गैप है यहाँ पे, लेकिन फिक्स रेशियो में गैप नहीं होता। एक टास्क होता है कि जहां पे इतना ही मिलेगा, लेकिन इंटरवल में क्या होता है कि हमने डिसाइड कर लिया कि इतना काम हुआ और इतने, जैसे मैं बोलूँ कि 3 घंटे काम किया, उसके बाद लंच ब्रेक मिला। अच्छा, हर संडे आपको आइसक्रीम मिलेगा, तो एक फिक्स इंटरवल हो गया कि गैप के बाद कुछ मिल रहा है यहाँ पे। जैसे ना कि टास्क इतना फिनिश हो तो फटाफट मिल जाएगा, या चाहे वो 2 मिनट में हो 3 मिनट में, लेकिन नहीं, यहाँ पे टाइम डिसाइड कर दिया गया कि इतने देर बाद ही मिलेगा या इतने दिनों बाद ही मिलेगा। ठीक है, ये टाइम फिक्स है। इसमें फिक्स इंटरवल में क्या होता है, टाइम फिक्स होता है। ठीक है, और फिक्स रेशियो में क्या होता है, काम को लेके हम लोग फिक्सेशन दिखाते हैं कि बेटा इतना टास्क परफॉर्म कर जाओगे तो इतना चीजें मिलेगी। वेरिएबल इंटरवल क्या होता है, टाइम कभी कभी ज्यादा कभी कम होता है। ठीक है, टाइम कभी ज्यादा कभी कम होता है। अब टाइम कभी ज्यादा कभी कम क्या, जैसे मैंने बोला कि हर 3 घंटे के बाद ब्रेक मिलेगा, यहाँ पे कभी 2 घंटे के बाद ब्रेक मिल रहा है, कभी 3 घंटे के बाद मिल रहा है, कभी 4 घंटे के बाद ब्रेक मिल रहा है, कभी 2 घंटे के बाद चॉकलेट मिल रहा है, कभी 4 घंटे के बाद चॉकलेट मिल रहा है, कभी 3 घंटे के बाद चॉकलेट मिल रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि कितने टाइम बाद अगर कुछ चीजें मिलेगा या उसका पता नहीं है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि वो वेरिएबल इंटरवल है रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये हमारे जो, जैसे मैं कहूँ कि रेनफोर्समेंट है। अब रेनफोर्समेंट का एक शेड्यूलिंग इस तरीके से किया जाता है कि कई बार हम बच्चों को क्या करते हैं कि एक टास्क बना लेते हैं कि इतने टास्क के बाद आपको ये मिलेगा। तो ये फिक्स रेशियो हो गया। वेरिएबल रेशियो में कभी दे रहे, कभी नहीं दे रहे, कभी दे रहे, कभी नहीं दे रहे, कि हाँ उतना बच्चा परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन कभी दे रहे रेनफोर्समेंट, कभी नहीं दे रहे। फिक्स इंटरवल में टाइम की बात की जाती है कि इस टाइम पे ही मिलेगा पर्टिकुलर। तो टाइम यहाँ पे टास्क डिसाइड नहीं है, यहाँ पे टाइम डिसाइड है। वेरिएबल में टाइम भी डिसाइड नहीं है। ठीक है ना, तो ये होता है रेनफोर्समेंट। अब आते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए ये कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि लास्ट जो मैं बोला था ना कि जिसमें हम चेंजेस करते हैं, यानी रेनफोर्समेंट हम चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली जो काम है ना वो यही का, इसी का ये कि हम इस पे कैसे काम कर रहे हैं। जो वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंसेस को समझ लोगे ना तो बहुत आउटकम देखने को मिलता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, अब आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे मैं बोलता हूँ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, अच्छा काम किया और गिफ्ट मिला जैसे, ठीक है ना, तो अच्छा काम करने के बाद कुछ ऐड होता है ना, तो यानी कि उसको कहते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ये करने से ना बच्चे में बिहेवियर बढ़ जाता है। फिर से समझ लेना कि जब भी कुछ, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्रेज है, टेंजिबल रिवॉर्ड है, ठीक है ना, या स्पेशल कोई एक्टिविटी है, या प्लेइंग विद गेम है, या मनी मिल रहा है उसको, तो इससे क्या होता है कि बिहेवियर बढ़ जाता है। तुमने होमवर्क, जैसे मैं बोलूं कि तुमने होमवर्क किया, मम्मा ने चॉकलेट दे दिया, तो बच्चा क्या करेगा कि अगर ये नहीं कि बच्चा होमवर्क बहुत अच्छे से करेगा, कई बार क्या होता है ना पूरा दिमाग इसका एनफोर्समेंट में लगा रहता है कि भैया मुझे कब ताली मिलेगी, कब मुझे चॉकलेट मिलेगा, फटाफट फटाफट मिलेगा। तो फटाफट रिवॉर्ड लेने के चक्कर में बच्चा क्या करता है, उस काम को जल्दीबाजी में करता है और उस काम को गड़बड़ कर देता है। अब आते हैं नेगेटिव एनफोर्समेंट की तरफ। नेगेटिव एनफोर्समेंट भी बिहेवियर बढ़ाता है। ठीक है, नेगेटिव एनफोर्समेंट बिहेवियर कैसे बढ़ाएगा, आप समझो। जैसे कुछ, जैसे मैं बोलूं कि कुछ ब्रेक होता है, जैसे मैं बोलूं कि कुछ रिमूव होता है, तो रिमूव होने, जैसे मान के चलो कि रूम क्लीन कर दिया, मम्मा ने डांटना बंद कर दिया, रिमूव क्लीन कर दिया, मम्मा ने डांटना बंद कर दिया, तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। जैसे यहाँ पे देखो ब्रेक मिला, टाइम ऑफ मिला, वर्कलोड डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है ना, सिचुएशन से लड़ने का जो तरीका होता है ना वो नहीं आ पाता। समझिए, जैसे कि अगर मुझे लगा कि बच्चा, मुझे नेगेटिव एनफोर्समेंट की तरफ लेकर जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो उसको, जैसे जो उसको पसंद नहीं है ना, उसमें मैं थोड़ी चीजें डिक्रीज कर रहा हूं। तो मैं बोलता हूँ कि बच्चे ने कुछ काम अच्छा किया और उसमें, जैसे मान के चलो बच्चे ने कोई काम किया सपोज दैट, और उसमें क्या कर रहा हूं मैं, बच्चे को जो उसको दिक्कतें हो रही है ना उससे वहां से निकाल रहा हूँ। जैसे बच्चा स्केप कर रहा है तो स्केप करने के लिए दे दिया मैंने, बच्चे को एंजाइटी होती है, मैंने एंजाइटी को रिड्यूस कर दिया। बच्चे ने ना खुद नहीं समझा कि मुझे कैसे मैनेज करना अपने आप को। बच्चा कुछ ब्रेक लेना, कोई काम किया उसको ब्रेक चाहिए तो मैंने ब्रेक दे दिया आराम से। तो बिहेवियर है ना इससे बढ़ जाता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से और नेगेटिव रेनफोर्समेंट से बिहेवियर
बढ़ जाता है। इसको समझना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है ना कि जैसे मान के चलिए आपका बच्चा है और आपके बच्चे ने, मैं पॉजिटिव की तरफ लेके चलता हूँ फिर से, मान के चलिए आपका बच्चा कुछ कर रहा है, ठीक है ना, और करने के बाद आपको लग रहा है कि यार ये मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, और जैसे ये प्रोवाइड करोगे तो उसको क्या लगेगा, यार ये तो मुझे मिल गया, अब मैं और जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि जल्दी मिल जाए मुझे, तो बच्चा बिहेवियर बढ़ा देगा, यानी कि बच्चा अच्छे से काम नहीं करेगा, हरकतें करेगा फिर से। दूसरा, नेगेटिव एनफोर्समेंट। नेगेटिव एनफोर्समेंट में क्या कर रहे हैं, जिस वजह से बच्चे को दिक्कत हो, जो बच्चा करना चाह रहा है वही हटा दिया मैंने। यानी कि बच्चा ब्रेक लेना चाह रहा है, बच्चा मेरा कोई काम कर रहा है तो बोल रहा है कि मुझे टाइम दे दो, यानी कि उसकी डिमांड हम पूरी कर रहे हैं। ओवरलोड लग रहा है काम को तो मैंने वो कम कर दिया, बच्चे को दिक्कत हो रही है तो मैंने उसको हटा दिया, बच्चा स्केप करना चाह तो मैंने वो करने दिया। तो बच्चा क्या करेगा, बिहेवियर बढ़ा लेगा यहाँ से नेगेटिव एनफोर्समेंट देने से। नेगेटिव एनफोर्समेंट का मतलब कि आपको वो नहीं करना चाहिए था, आपको वो नहीं देना चाहिए था और आपने दिया। और आपको पॉजिटिव एनफोर्समेंट का मतलब जो आप करना चाहते हैं, जो आप लगता है कि आपको कि आप उस बच्चे के लिए कर रहे हैं, इससे भी बिहेवियर बढ़ रहा है। और यहाँ पे बच्चा जो चाह रहा है वो आप करने दे रहे हो तो बिहेवियर बढ़ रहा है। तो आप समझो कि आप है ना, समझो कि पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट को आप समझ लो, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि हम उसको, जैसे मैं कहता हूं कि मैम आपका बच्चा भाग रहा है ना, या बच्चा जंप कर रहा है, तो आप उसको वेट कैरी करा दो। वेट कैरी कराते ही बच्चा क्या करेगा, वहां पे उसको पनिशमेंट की तरह लगेगा। हाँ, वो जंप करने दे रहे उसे, लेकिन वहां पे क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। मतलब उसको जो टास्क करना है ना, उसमें ही कुछ सीक्वेंस ऐसा ऐड कर दे रहे हो कि बच्चे को सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, उसको एफर्ट लग रहा है। और जहां वो एफर्ट लगेगा, बच्चा उसको समझने की कोशिश करता है और वहां से बच्चा हटने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहां से बिहेवियर कम होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट से बिहेवियर कम होता है। जैसे मान के चलो, मैं जैसे कल सीकिंग के बारे में बता रहा था, आपका बच्चा कोई बिहेवियर दिखा रहा है, आपने क्या किया, उसमें पैटर्न चेंज कर दिया, आप मना नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आप उसको मना करोगे तो वो बच्चा, मतलब मुझे लगता है कि वो समझ में नहीं आएगा मना करना उसको, क्योंकि बच्चे को बोल कर नहीं समझा सकते, कुछ करके ही समझा सकते हैं आप। तो आप क्या करो, आप जैसे पॉजिटिव पनिशमेंट है तो मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर डाल दो बीच में, कुछ ऐसा स्टेप डाल दो ताकि बच्चों को सोचने में समझने में प्रॉब्लम हो। अब प्रॉब्लम होगा तो बच्चा वो बिहेवियर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं कि, तो जैसे मैं बोलूं कि तुमने भाई को मारा तो मम्मा ने डांटा। अब मम्मा ने जो डांटा है ना, वो उसके लिए पॉजिटिव पनिशमेंट बन गया। ठीक है, जैसे गलत काम हुआ, अब डांट पड़ी, तो वहां पे पॉजिटिव पनिशमेंट की बात की जाती है कि ये पॉजिटिव पनिशमेंट है। अब मैं ये बोलूं कि मार नहीं रहे हो कोई, कुछ जैसे मैं बोलूं कि कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो कि जिसकी वजह से बच्चे में पेन फील हो रहा है, पेन वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव पनिशमेंट देना है जिससे बिहेवियर कम होता है। नेगेटिव पनिशमेंट से भी बिहेवियर कम होता है। नेगेटिव पनिशमेंट से कैसे बिहेवियर कम होता है, जैसे कुछ अच्छा रिमूव होता है। जैसे मान के चलो कि मैं आपको इसको तरीके से बताता हूँ। जैसे जैसे बच्चे ने टीवी तोड़ दिया, ठीक है ना, अब बच्चा 2 दिन तक टीवी नहीं देख रहा, बच्चे ने, मम्मा ने 2 दिन तक टीवी बंद कर दिया। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, उसको वो बचने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए बच्चा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है। नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब कि आप इग्नोर कर रहे हो, या उसका, बच्चे को वो चीजें दे ही नहीं रहे हो, बिल्कुल ही हटाई दिया बिल्कुल वहां से, जो उसको चाहिए था, जो उसको मिल रहा था, उसको जो उसको मतलब प्लेजर दे रहा था, वो बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। देखो ना, रिमूवल ऑफ प्रिफर्ड आइटम। कहते हैं ना कि या तो किसी काम में अंडरस्टैंडिंग डाल दो, या तो सिचुएशन ही हटा दो। या तो 2 ही तरीके हैं ना हमारे पास, या तो फाइट कर लो, ठीक है ना, या फ्रीज हो जाओ वहां पे। ठीक है ना, फ्रीज का मतलब कि फ्लाई तो करना नहीं होता किसी सिचुएशन से, फ्लाई करोगे तो क्या होगा कि वो सिचुएशन दोबारा आएगी, तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, फाइट कर लो या फ्रीज हो जाओ। और नेगेटिव पनिशमेंट एक फ्रीज है, और फाइट करना एक पॉजिटिव पनिशमेंट है। समझ रहे पेरेंट्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप, या तो आप किसी सिचुएशन को बिल्कुल ही रिमूव कर दो, या उस सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग डालने के लिए कुछ सीक्वेंस चेंज कर दो कि हाँ ये बेटा तुम्हें करना है, अब तुम करो इसको, या एफर्ट डालो तुम। अच्छा, तुम्हें जैसे मैं बोल रहा हूँ कि उसको कोई सामान थ्रो करना है, सपोज दैट गुस्से में सामान थ्रो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव पनिशमेंट देंगे उसको। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या देंगे कि हाँ बेटा, अब तुम्हें सामान थ्रो करोगे तो मैं तुम्हें 10 टाइम्स सिटअप्स कराऊंगा। सिटअप्स करना उसके लिए बेटर है, सिटअप्स करना उसके लिए बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन आपने उसमें क्या किया, उसमें काम ओवर कर दिया, उसके लिए और डिफिकल्ट कर दिया टास्क को, कि फेंका, और यानी कि तुम्हारे को सिटअप्स करना पड़ा, यानी कि बहुत एफर्ट लगाना पड़ा। और जब बच्चों को एफर्ट लगाना पड़ता है तो बच्चा वहां से भागने की कोशिश करता है, वो हरकतें करने से बचने की कोशिश करता है। या आप बिल्कुल ही बॉल ही हटा दो उसके सामने, जो सामान वो थ्रो करता है बिल्कुल ही गायब कर दो, वहां से भी खत्म हो जाएगी चीजें।
तो ये चीज है रेनफोर्समेंट, लेकिन बच्चे में बिहेवियर बढ़ाता है, और यहाँ पे एरो देख पा रहे होंगे ये बिहेवियर कम करता है। तो ओवरऑल ये हमारा बिहेवियर कहलाता है। समझ गए पेरेंट्स? सो गए सब? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बताइए, आपने बोला था कल क्या मैम? सर रोने के लिए कुछ टिप्स पूछा क्राइम था। का वैसे ही होता है मैम। क्राइम में क्या होता है, बच्चा स्केप करने की वजह से क्राइम कर रहा है कि बच्चा टेंशन सीख करने की वजह से क्राइम कर रहा है, क्राइम का पहले रीजन समझना पड़ेगा। अब आपका बच्चा क्राइम क्यों कर रहा है, पहली बात ये। बोर होने पे मतलब जैसे फ्री बैठा है ना, तो कभी हाँ। कभी इसे सडनली जैसे रोने का मैंने देखा है कि मतलब अब उसको जैसे बोरियत लग रही है या उसको मजा नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो फिर वो रोने का जैसे एक है। और वो लंबा जैसे खींचता है, जैसे कि क्या हुआ, अच्छा तुम जाओ खेल लो कुछ कर लो, तो फिर वो उस चीज को 15-20 मिनट तक खींचती है पूरा रोना, आंसू एक बूंद नहीं निकलेगा। नहीं तो वो रोना नहीं है, एक्सप्रेस कर रहा है मैम। वो सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है कि मुझे रनिंग करने दो, मुझे जाने दो, मुझे चलने दो, मुझे कुछ करने दो। हाँ तो करने जाओ से ना, तुम्हें तो मैंने फ्री छोड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी वो टेंशन समझ में नहीं आता ना कि मुझे छोड़ने के बाद मुझे क्या करना है। जैसे आपने छोड़ दिया उसको, अगर आपने बोला कि छोड़ दे जाओ, तो वो रीजनिंग नहीं है कि मेरे को इस वजह से ये क्या गया, जिस वजह से बच्चा शांत होने की कोशिश नहीं करता। अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे होता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ। और इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है, बच्चा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ले होता है जब बच्चा इमोशंस को समझता है। क्राइंग है ना, एक ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम होता है। मैं बोलूं कि ये बहुत ज्यादा मिक्स है वो, मतलब वो कोई एक सिचुएशन से नहीं है कि मतलब किस टाइम हाँ बच्चे को खराब लगा इसलिए रो रही है, और कभी करेक्ट कभी करेक्ट। वो बहुत बोर रहती है तब रोती है, या कभी जैसे ऐसा भी हुआ है कि बहुत मतलब टफ रहा है वो चीज उसके लिए, वो मतलब एकेडमिक का कुछ है, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये तो उसको भी आता नहीं है, तो फिर वो चीज है। लेकिन सर लेकिन रोना तो कोई वो नहीं है ना, तुम इतना जानती हो, तुम एक्सप्रेस भी कर रही हो, तुमसे सब, तो तुमने रोना क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि रोने पे मैंने वो करेक्ट ना करके मैंने मतलब काम कर दिया है, तो उसको बचपन से मुझे लग रहा है कि वो रोना एक वो पकड़ लिए क्या, कि जैसे छोटे बच्चे तो रो के काम करवाते हैं अपना, या बात समझाते हैं, तो ये अभी बात समझाने की बात जब तक नहीं है। कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपर वे में, क्या हाँ जी। कम्युनिकेशन नहीं है बच्चे में प्रॉपर? हाँ यही मुझे भी लगता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है इसलिए, लेकिन रोना रोने के टाइम नहीं करती है कम्युनिकेशन, वही गुस्सा आता है। मुझे लगता है हाँ गुस्सा तो आता है मैम, मुझे भी गुस्सा आ जाता है कई बार। बच्चा एक्सप्रेस नहीं करता, जैसे होता है ना इशारे से भी एक्सप्रेस करना है कि मुझे ये चाहिए, नहीं तो क्योंकि सर बच्चे का क्या है कि बच्चे तो मतलब बहुत छोटे जो होते हैं, मतलब मेरा तो दूसरा वाले भी बच्चे में मैंने देखा, जैसे जितनी अंडरस्टैंडिंग आती है उस हिसाब से वो अपना वो करते हैं ना, तो तुम्हें अभी मतलब सर उसकी कम्युनिकेशन ऐसी नहीं है कि वो एकदम नहीं है, लेकिन वो चीज एफर्ट नहीं डाल रही है, वो जब रोने वाला ऐसा नहीं दिन भर नहीं, वो जैसे 1 या 2 दिन पे आता है एक बार, और वो 15-20 मिनट कॉन्टिन्यूअस रहता है। अब कोई भी बच्चा इतना लंबा क्यों रो रहा है? मेल्टडाउन सुना है मैम आपने? मेल्टडाउन का मतलब यही होता है कि बच्चा रो क्यों रहा है ना, उसको वही समझ में नहीं आ रहा होता है। बच्चा भूल चुका होता है कि वो रो भी क्यों रहा है, ऐसा होता है कई बार। तो इस सिचुएशन में पता है क्या क्या करो, उसको ना थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करो। डाइवर्ट करते हो तो थोड़ा सा शांत होता है बच्चा। डाइवर्ट करने पे तो वो हो जाता है मतलब सेटल। हाँ डाइवर्ट करने के बाद थोड़ा सा किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे को समझ में तो आ नहीं रहा मैं क्यों रो रहा हूँ। समझ में भी आ रहा है तो बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है हाँ कई वो बार। डाइवर्ट करने पे तो वो पूरी तरह से वो हो जाता है, 5 ही मिनट में वो हो जाएगी कंट्रोल, लेकिन वो डाइवर्ट करते करते अब मैं एकदम वो हो गई हूँ कि क्योंकि मैं ही डाइवर्ट करूंगी, अब वो सिचुएशन बनती है तो उस समय तो उसके लिए ऑकवर्ड हो जाता है, फिर दूसरे भी वो मैनेज नहीं कर पाते, तो वो उसको दिक्कत हो रही है वहां पे। हाँ करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आप सिचुएशन हैंडल कर पाओगे, लेकिन जैसे अदर कोई कर नहीं पाता अब तो तो फिर नहीं करेगा ना, हम्म, तो उसको फेस करना पड़ रहा है, उस वजह से उसको दिक्कत होती है बहुत जगह, हमारे मैं घर में समझ भी होती है। हम्म। तो इस आप चीज इसके लिए सर क्या करोगे कि ये फ्री वाला जो आप बोल रहे हो, में वेटिंग वाला, ये इसका इसके टाइमिंग साथ बढ़ाओ, हम्म। इसकी टाइमिंग भी बढ़ाओ। और मेरे को लगता है कि इसकी समझ इमोशंस के ऊपर देना स्टार्ट करो। सोशल इमोशनल स्किल्स का हमारा एक वो है वेबिनार, मतलब रहने वाला भी पॉइंटर है हमारा। तो सोशल इमोशन को कैसे सिखाना, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि इमोशंस कैसे सिखाते हैं, लेकिन इमोशंस है ना ऐसे नहीं आएंगे जब तक उसका एक बिलीफ सिस्टम नहीं बनेगा। सपोज दैट उसको कुछ चाहिए या उसको इरिटेशन फील हो रहा है, तो वहां पे ना सेंसरी ब्रेक दे सकते हैं कि हाँ बेटा जब तुम्हें कुछ नहीं करने का मन करता तो तुम ये करो।
और उस करने के साथ फिर तुम बैठो। जैसे मैं कहता हूँ एक बच्चा है हमारा, मुझे लगता है कि यार ये 10 मिनट हो गया, अभी इसके बाद ये फ्रस्ट्रेट होने वाला है, ठीक है अब तुम ये वाला काम कर सकते हो। तो आप है ना एक टाइम डिसाइड कर लो कि कब उसका एक फ्रस्ट्रेशन लेवल स्टार्ट हो जाता है। उस फ्रस्ट्रेशन लेवल के आने से पहले ही वहां पे उसको सेंस दो कि तुम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे रेगुलेट कर सकते हो अपने आप को, कैसे शांत कर सकते हो। हम सेल्फ रेगुलेशन का स्किल्स का एक कंपोनेंट देते हैं, जिसमें हम जंपिंग करा रहे हैं या रनिंग करा देते हैं, या थोड़ा सा हैंड्स को ऐसे करके थोड़ा प्रेस करवाते हैं, या हम लोग ऐसे हैंड क्रॉस करके थोड़ा सा हाँ, इस ये तरीके से। हैंड क्रॉस वाला करवाती हूँ, मतलब ये सिखाया मैंने कि जब तुम बोर हो या जब रोना है हम्म, तो ऐसे करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला भी किया। लेकिन सर ये तो मतलब बच्चा तो काम उतना नहीं समझदार नहीं है ना, उतना तेज हुई है कि वो इतना उस और ये सिचुएशन में काम भी अच्छा नहीं करता है। काम ये डाउन करो। मैं मुझे लगता है ना सेंसरी ब्रेक का कॉन्सेप्ट ज्यादा ही काम करता है। जैसे आप भाग लो, चलो जाओ रिलैक्स, ये जो चीज है ना ये बच्चे में काम कर जाते हैं, जाओ जाओ जो करना है करो, थोड़ा स्पेस दे देते हैं ना तो बच्चा शांत हो जाता है कई बार। हो सकता है, ठीक है मैं ये हम्म कर सकती हूँ। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा उसको स्किप दे दो और कोशिश करना कि अंडरस्टैंडिंग पे भी काम करो कि उसको इमोशंस के बारे में समझ में आए। और दूसरा कि जब उसको फ्रस्ट्रेशन, सोशल वाला सर एक मैंने वो किया था, मतलब इसको थोड़ा वो सिखाने का कि क्या चीजें करने ये अच्छा नहीं होता है, मतलब बाहर जाते हैं तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसको मतलब डायग्राम बना बना के ऐसे सोशल स्टोरी टाइप से क्रिएट करके किया था। तो ओके उसमें मैंने जो बैड गर्ल वाला या बैड मतलब वो बताया था कि मतलब ये गलत तरीका है। तो बैड गर्ल जिसको गर्ल बॉयज ये सब कार्टून ये सब बहुत पसंद आते हैं, तो उसके थ्रू फिगर बना के किया था। तो ये बैड गर्ल वाला ज्यादा पकड़िए कि वो रोती है, वो ज्यादा वो करती है, तो वो सही है। तो ये इसको वही पसंद आ रही है, ये वही वाले उसको मतलब जो मैंने बनाया है फिगर्स उनको ही कहती है बैड गर्ल, इसको बैड गर्ल बनना है। ये क्राइंग करती है ना, मैं भी क्राइंग करूंगी। तो रोने का जैसे मैं समझ नहीं पाई कि इसका क्या साइकोलॉजिकल इसका चल रहा है कि रोती और बहुत अजीब ढंग का आवाज करके रोएगी और आंसू एक बूंद नहीं। वो बच्चा स्केप करना चाहता है। जब आंसू ना निकले ना तो समझ लीजिए कि बच्चा चिल्ला रहा है और वो बच्चा बताना चाहता है कि मुझे छोड़ दो। जब मेरे को आंसू नहीं दिखते तो समझ जाता हूँ कि ये टेंट्रम हो रहा है, ये इसको समझाना है कुछ, या तो इसको फ्रस्ट्रेशन हो रही किस चीज से। मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो और जबरदस्ती थोड़ा काम करा लेता हूँ, बेटा तुम्हें करना है और तुम जब तुम चुप नहीं होगी, जब तक ये वाला पोजीशन नहीं आएगा, जब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये आ गया तो फिर काम रिलैक्स जैसे तो है। ये आ जाता है इसका, ये आ जाता है इसका गले से है। इसका आवाज ये गले से निकाल रही है, ये मुंह बंद रखेगी, ये होगा नहीं लिप क्लोज करो, चुप हो जा चुप हो जा, तो ऐसे फिंगर रखती है क्लियर रहेगी, लेकिन गले से करती रहेगी। कोई नहीं, फिर वो शांत हो जाएगी मैम, यार ये और तो ये ज्यादा देर हो नहीं पाएगा। आप देखना करके ये ज्यादा देर कंट्रोल हो नहीं पाएगा। अगर ये कंट्रोल हो गया ना तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा मैम, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं होता बच्चा, ये वाला कंट्रोल नहीं होता। और ये जब होता है जब बच्चा समझदार हो। नहीं ये कंट्रोल तो मैंने इस पे बहुत वर्क किया, क्योंकि आपने बोला है ना ये मुंह बंद करने वाला तो सबसे मेन होता है कि दोनों लिप क्लोज करने के लिए, इससे करेक्ट कभी वर्बल स्टीमिंग की भी इशू नहीं होती है। मतलब इसको एक 6 महीना पहले मुझे लग रहा था, मतलब वो सब आवाज थोड़ा बहुत ऐसा कुछ कर रही थी वर्बल, लेकिन वो सब फिनिश हो गया ये मैंने क्लोज कराने वाला जब शुरू किया तो। अच्छा 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 ठीक है। सो कोशिश करना ये सब कराने के लिए। अब देखना कि कैसा प्रोटोकॉल दे रही है वो, क्या दिखा रही है, फिर आप बताना मुझे, ठीक है मैम। ठीक है सर। ओके सो थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेरी प्लीज, किसी का क्वेरी हो? ओके कोई क्वेरी नहीं। सो ठीक है। सो सौदा मैम आपका कोई क्वेरी? ओ सर, स्केप करने के लिए जब रोती है ना तब वो कैसे कंट्रोल करे? ये इसके बिहेवियर है, रोती है दिन भर से रोती है स्केप करने के लिए। कौन रोती है? और मेरे दूसरे क्लाइंट है वो भी, और ये करती है क्या, वो जाके खाना खा लेती है, फ्रिज खोल के ना खुद भी खाना खा लेती है, सारा कुछ कुछ करने दो, वो उसे जाके कुछ खाना है, मतलब खाना ही है उसका, कुछ लगता है। अच्छा 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 और ओके उसका उसका पेरेंट भी ये है कि ओके चाहिए तो ये दे देती है, चाहिए तो दे देती है, तो खाते खाते ये बच्चा बहुत सी ओवर वेट हो गई। अब ये
इसका बिहेवियर बन गया कि मैं कुछ हो तो खाना खा लूं। नहीं, फिर वो ना एक रेनफोर्समेंट की तरह हो गया ना, फिर उसका रेनफोर्समेंट ही हो गया एक तरीके का, समझो हाँ, तो कि ये अगर उसको मैंने चीजें तो आपको बताया ही है, हर 3 आवर पे इंटरवल रखो। 3 करेक्ट एक टाइमिंग बढ़ा दो, जो इंटरवल है ना उसके रेनफोर्समेंट की टाइमिंग बढ़ाते चलो जाएगा ना, तो बच्चा फिर उसको स्किप करने लग जाएगा, उस रेनफोर्समेंट का स्किप करने लग जाएगा। जैसे मान के चलो उसको कुछ करना और उसको पसंद नहीं कोई करना, तो वो जाएगा बच्चा खाना, तो उसका जो बताओ कि हाँ तुम्हें देंगे हम लोग, लेकिन अब ये टाइम डिसाइड करेंगे और इस टाइम के ड्यूरेशन में तुम्हें इन्फोर्समेंट देंगे। फिर इन्फोर्समेंट का जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है ना उसको धीरे धीरे करके फेडअप करो, कम करो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो और किसी पेरेंट का कोई क्वेरी प्लीज? सर ये जब सर हेलो सर, जब नया सर मैम जब नया एक्टिविटी कराता है ना सर, तो उस एक्टिविटी में वो बहुत इंटरेस्ट से करता है सर। आज जब फर्स्ट दिन बहुत इंटरेस्ट से करेगा और फिर बाद में वो इग्नोर करने लगता है, करना नहीं चाहता है। तो आप इसको कैसे समझते बताइए? इग्नोर करने का मतलब समझते हैं आप? इग्नोर करने का मतलब क्या है? रेनफोर्समेंट कौन सा फंक्शन ऑफ बिहेवियर है? स्किप बिहेवियर, ये करना नहीं चाहता है सर। हाँ, एस्केप बिहेवियर में ना 2 कंपोनेंट समझो। एक तो हमें शॉर्ट करके स्टार्ट कर सकते हो, फिर थोड़ा थोड़ा करवाओ, फिर एकदम से बढ़ा दो। दूसरा, मैं इस चीज को बहुत वैल्यू देता हूँ कि मेरा बच्चे को जो टाइमिंग है ना उस टाइम तक एफर्ट लगाओ इससे। जैसे 4 मिनट की टाइमिंग है किसी बच्चे की, 2 साल का बच्चा 4 मिनट तक उससे एफर्ट लगाओ और कंटिन्यूएशन के साथ एफर्ट लगाओ। उसके बाद जितना प्यार करना है करो, उससे पहले मत करो। जी सर। काम तो सिंपल। करता रहता है सर, जैसे काम करता है लेकिन वो उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है कि करता है, इधर है इंटरेस्ट देखता के है बारे उधर में है। मत सोचो, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा इतना समय। इंटरेस्ट डेवलप होता तो सब बच्चों में डेवलप हो चुका था। इंटरेस्ट इतना जल्दी नहीं बनता बच्चों में। इंटरेस्ट बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है मैम। आप सोचो ना कि मेरा इंटरेस्ट नहीं पता मुझे मेरा इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट तो मैम आपका भी नहीं होगा अगर आपको बचपन में इतना करवाया जाए जितना करवा रही है। करेक्ट। तो मुझे लगता है ना कि इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे बनता है? जब अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आती है कि आप सोचिए ना, प्ले मुझे करना है, मुझे प्ले करने नहीं आता, मुझे प्ले का सीक्वेंस नहीं पता, लेकिन क्या मुझे इंटरेस्ट बना सकते हो आप प्ले में? नहीं बना सकते। आप बोलेंगे चलो खेलो, 4 दिन खेलूंगा उसके बाद इंटरेस्ट गायब, तो वो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, वो बस खेल ही रहा हूँ, बस जबरदस्ती खेल रहा हूँ। जब तक मुझे किसी काम का सीक्वेंस नहीं समझ में आएगा, जब तक किसी काम की समझ नहीं होगी, उसमें इंटरेस्ट नहीं बना सकते आप। हाँ, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे उसका स्टेप समझ में आता है, उसका मुझे प्रोसेस समझ में आता है, उसका मुझे टाइप समझ में आता है, तो मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, खुश होकर करेगा। खुश कब होता है बच्चा? जब उसका सीक्वेंस समझ में आए उसको, जब उसका प्रोटोकॉल, जब उसका हैबिट पैटर्न उस पर बना हो। आप मोबाइल दे दीजिए, देखिए कैसे खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका हैबिट पैटर्न बना है। लेकिन जब आप टास्क के बारे में बात करेंगे तो आपको नहीं इंटरेस्ट बनेगा इतनी जल्दी। आप टास्क सिखाने पर फोकस करिए। जी सर जी। टाइमिंग के ऊपर फोकस करो कि 4 मिनट मुझे 6 मिनट मेरे को बच्चों को लगातार काम कराना है, ये इरिटेट हो या फ्रस्ट्रेट हो, मुझे काम कराना है तो कराना है, उसके बाद में उसी तरह से मैम कराता है सर, मैम तो बहुत अच्छे से कराता है। अच्छा कहता बढ़िया। है हमें भी बहुत बताइए सर, डांटना चाहिए कि नहीं? नहीं मैम, डांटना नहीं चाहिए। डांटना चाहिए, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा तो निकल ही जाता है एज एन नेचुरल पेरेंट्स की डांट लग जाता है बच्चों को, लेकिन डांटना पता है रोने पे ना आ जाए, फ्रस्ट्रेशन लेवल तक आ जाए बस। डांटना फ्रस्ट्रेशन लेवल तक हो, और ये भी नहीं कि बात बात में डांटना, वो भी बच्चे के लिए हर्ट करता है। बच्चा ना बचने की कोशिश करने लग जाता है, अचानक डांटे कभी कभी, और जब डांट रहे तो कोशिश कीजिए रोने ना लग जाए, फ्रस्ट्रेट हो कि हम डांट पड़ रही है और थोड़ा रुक जाए। रुकने पे बच्चा नो के कॉन्सेप्ट को समझे, तो नो या ये है ना, इस पे कंट्रोल होना चाहिए कि बच्चा समझ गया कि मुझे रुकना है, और कितनी देर रुकना है? जब तक मम्मा मुझे नो बोल रही है। ये डांटना हो गया। ये नहीं कि गाली गलौज स्टार्ट, कई बार होते पेरेंट का भी कि बच्चे के साथ थोड़ा बहस मार देते हैं, बच्चे को जबरदस्ती 10 बातें सुना, उसको समझ में भी नहीं आ रहा, उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। नहीं, चेहरे पे ना डांटना है ना, एक एक्सप्रेशन ऐसा हो कि वो डांट लगे, लेकिन इंटरनली दिल से डांटना नहीं, यहाँ से नहीं डांटना है कि बिल्कुल दिल से तो निकल बिल्कुल रहा है। नहीं है, तो लेकिन डांटना भी चाहिए। मुझे लगता है कि सही बात है, डांटना नहीं चाहिए, उससे ही बिहेवियर बढ़ता है। स्किप करता है मैम, बार बार डांटने लग जाता है तो स्किप करने लग जाता है, पहले भी आपसे ही बहुत बचने लगता है। डांटती थी तो उससे और बढ़ा ही है। करेक्ट। और मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी अगर डांट भी रहे तो वो जैसे एक्टिंग करने की तरह डांटो, और फिर लगे कि बच्चा रोए ना, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सर, अभी सर एक बात और
सर जब पहले ना ये सर इतना चक-चक नहीं करता था। अब जिस दिन से मैंने थेरेपी शुरू किया उस यहाँ पर आपके यहाँ उस दिन से देख रहा हूँ। कभी जैसे सर कभी गैस खोल देता है, कभी सामान इधर से उधर रखता है, उधर से काम कुछ न कुछ करता ही रहता है सर। ये अच्छा इसमें उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए सर? जैसे कभी गैस खोल दिया, कभी वहाँ देखो से थाली लेकर के वहाँ पर रख दिया। गैस कभी साइकिल साइकिल घुमा दिया, देखो कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, काम कुछ न कुछ करता ही रहता है वो। नहीं, इसको रोको, इसको खाली बैठाओ। पहली बात तो कुछ करते मत रहने दो, और आप उसको रैप करके बैठाओ, रैप करके लेटाओ उसको। आप उसको जैसे टाई करके, हैंड्स को टाई करके आप कर सकते कि यहाँ पे लगा दिया, बोले चुन्नी खोलो, बार बार थोड़ा चुन्नी खोलने की प्रैक्टिस करो। बैठे रहे बच्चा, थोड़ा एफर्ट लगाता रहे, हर चीज को एक्सप्लोर करना। और राइट में एक्सप्लोर नहीं हो रहा तो बच्चे में दिक्कत स्टार्ट हो सकती है। बच्चा अटेंशन लैग करेगा, इसको उठाया छोड़ दिया, नहीं इसको उठा के रखो, लेकिन इसी में लगे रहो। ये नहीं कि थोड़ा सा देखा फिर निकल लिया, ऐसा नहीं जैसे होना। जैसे सर सिखाता है ना मैम, जैसे सेशन लेता है मैम, तो जैसे सिखाता है कि गिलास के यहाँ पर रखना है, इस तरह से कोई भी सामान गिर गया तो उसे उठाकर रखना है, तो उसको मिस्टेक से भी गिर जाता है ना तो वो उठाकर रखता है, वो चीज़ उसने सीख लिया, गिर गया तो उठा के रखना है, किस तरह हाँ, से रखना है, वो आप सीख इसको लिया ना है। नए नए तरीके से भी सिखाइए। जैसे गैस खोलना, गैस खोलने मत दीजिए पहली बात तो, नहीं तो सीधे आपका दिमाग खोल देगा, फिर वो पूरा ही घर खोल देगा वो। ठीक है, तो गैस मत खोलने दीजिए उसको। और दूसरी बात ये कि जो भी वो एक्सप्लोर कर रहा है उसमें एक ही दो तीन चीजें हो जिसको एक्सप्लोर करे, बार बार हर चीज को एक्सप्लोर ना करे, और एक ही चीज को बहुत टाइम तक एक्सप्लोर करे। तब बच्चे की क्रिएटिविटी भी बिल्ड होगी और बच्चा इंगेज भी होगा उस काम में। लेकिन अगर थोड़ा सा करे फिर निकल जाए, फिर थोड़ा करे फिर निकल जाए, तो आप उसको रोकिए, थोड़ा टाइटली बैठाइए, थोड़ा टाइटली उसको समझाइए, और उसको टाइटली थोड़ा टाइमिंग कॉन्सेप्ट दीजिए कि 5 कहते हैं आप। जब मैंने एक बार बताया भी है, वंदना मैम को मैंने बता दिया, आप एक बार डिस्कस कर लेना। टाइमिंग कॉन्सेप्ट में मैंने समझा दिया है, वो आपको बच्चों को कराने स्टार्ट कर देगी। ये करा रहा है सर, मैम ने बताया था सर। जी सर, अभी आपने बताया कि जैसे 2 साल के बच्चे का 4 मिनट का टाइम होना चाहिए। यहाँ पे 2 साल मतलब क्या फिजिकल एज है कि मेंटल एज, मेंटल एज है? मेंटल एज। अच्छा। और सर और एक क्वेश्चन है, ये आज का क्लास का नहीं, कल का है। कल के क्लास में आपने एक ये दिखाया था, डेवलपमेंट एक हायरार्की टाइप दिखाया था, जहाँ पे एकदम नीचे सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, उसके बाद धीरे धीरे सेंसरी मोटर, परसेप्चुअल मोटर, कॉग्निशन कैसे डेवलप होता है, उसका एक हायरार्की था। तो उसमें एक था बॉडी स्कीम। वो बॉडी स्कीम मतलब क्या है, जो सेंसरी मोटर के अंडर में आता था? बॉडी स्कीम, हाँ हाँ, बॉडी स्कीम के साथ उसके बगल वाला ब्लॉक था रिफ्लेक्स मैच्योरिटी, उसके बगल में था एबिलिटी टू स्क्रीन इनपुट, ये सब था। तो बॉडी स्कीम क्या है? ओके। देखो बॉडी स्कीम क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो बॉडी स्कीम में थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बॉडी स्कीम क्या होता है, जब अगर हमारे ब्रेन को है ना, जैसे ऑटोमेटिक ये पता लग जाए कि हमारा जो बॉडी का जो पोस्चर है वो किस तरफ जा रहा है, किस पोजीशन में है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि किसी भी बॉडी पार्ट्स का, ये नहीं कि किसी भी बॉडी पार्ट का जब पोजीशन और मूवमेंट का ऑटोमेटिक आइडिया होने लग जाता है तो इसको बोलते बिना देखे, तो यानी कि बॉडी स्कीम है बच्चे में। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे आपकी बॉडी का जो इंटरनल गूगल मैप है ना, वो बॉडी स्कीम है। जैसे मैं आके मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में बॉडी अवेयरनेस है ना? नहीं, बॉडी अवेयरनेस तो हाँ, बॉडी अवेयरनेस समझो, लेकिन बॉडी अवेयरनेस में ना पूरा एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, बॉडी पोजीशन भी स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बॉडी मूवमेंट है। आईज क्लोज करो और राइट हैंड उठाओ, ठीक है, और अपनी आंख को टच करो, और फिर बोलो कि क्या किया आपने। तो एक बच्चा बता सकता है ना, मैंने राइट में उठाया था, फिर राइट से तो यानी कि बच्चे बॉडी स्कीम है उसमें कुछ। अच्छा, और ये पोस्चरल एडजस्टमेंट में क्या आता है? पोस्चरल एडजस्टमेंट का मतलब जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मेरा चेयर इधर खिसक रहा है और मैं इधर हो गया, यानी एडजस्टमेंट है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, इतना भारी भारी क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे बता पाऊंगा मैं। इतना हेवी क्वेश्चन पूछा, मेरा सांस लटक गया, बताओ अभी थोड़ी देर के लिए। अरे वो तो क्वेश्चन तो आएगा ही। ज्यादा डिटेलिंग बता दिया क्या मैंने? बढ़िया बढ़िया, नहीं होना चाहिए, और अच्छी बात है कि आप चीजें समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी काम कीजिए। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे को समझ रहे हो, इतना डिटेल में समझ रहे हो, तो आपके बच्चे में पूरी तरीके से रिकवरी है।
ठीक है। नहीं है तो फिर इस चीज का जितना भी हम फिलोसफी सुन रहे हैं यहाँ पे इसका कोई फायदा नहीं। तो मैं बहुत इस चीज को प्रेशर के साथ फील कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे को डिटेलिंग में सुन रहे हैं ना, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे को निचोड़ लीजिए या मुझे समझ लीजिए अच्छे से, या मेरे को 100 बार क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन आप अपने बच्चे के ऊपर जरूर काम कीजिएगा, ताकि एक आइडिया हो कि हाँ यार किसी के सुना था, किसी ने रिजल्ट दिया मेरे बच्चे ने। तो वो चीजें जरूरी। तो कहते हैं ना कि सुन लो लेकिन कर्म भी करना जरूरी। तो वो एफर्ट बहुत डालिए थोड़ा सा अपना, आप आजिए अपने फॉर्म में कि अब मुझे इस बच्चे पे जो उतना मैंने समझा सुना है उस पर काम करें। प्लान कैसे बनाना है सारा चीज मैं आइडिया दूंगा, आगे बहुत सारे स्किल्स है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स और होम प्लान को लेके भी है कुछ, तो इस पे हम बात सर करेंगे। जो स्किल और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन है ना, वो सर जल्दी ही कवर कर लीजिए आप। थ्योरी अच्छा मतलब कि सैटरडे संडे से पहले ही कवर कर लूं, मंडे ट्यूसडे है ना? कर छुट्टियां भी भी। सकते हैं तो सर सही है। हाँ, क्या कर सकते हैं मैम? तो सौदा मैम, तोसिन मैम और साइमा मैम, रेडी नहीं होंगे ये लोग अब तो देखते सैटरडे नहीं, संडे अगले का। देखते मैम। सौदा मैम, और नेक्स्ट 20 तो ईद है ना, सैटरडे संडे, उस दो दिन लगता है क्लास मिस होगी ना, उस 2 दिन का क्लास आप अगर आगे पीछे कर दे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारा ये जो आ रहा है ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें कर लूँ। मंडे ट्यूसडे कल, मंडे ट्यूसडे में कर लेता हूँ मैम, बोलो तो आप लोग। हाँ कर ले मंडे ट्यूसडे, कोई बात नहीं। फिर यार उसका सेशन मिस हो गया। तो आप अमरीन के साथ थोड़ा सा काम कर लेना, बोल देना सर के बिहाफ पे मैं कर रहे हैं। तो उधर कैसे है? उधर तो जाना पड़ेगा फिर। ये अच्छा। नहीं, हाँ उधर भी है। उधर भी, उधर तो इम्पोर्टेंट है। मैं उनको बोलता हूँ कि मॉर्निंग में ले लेंगे सेशन ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना हमारे लिए, या हम कोई नहीं, दूसरा दिन डिसाइड कर ले। उससे पूछना पड़ेगा, वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है मैम, प्रतिष्ठ मंडे में मैं ना एक बार सबसे डिस्कशन करता हूँ, क्या रख सकते हैं टाइम ऐसे मंडे ट्यूसडे का। ठीक है सर। क्या रख सकते हैं प्रतिष्ठ मंडे में, आप क्या रख सकते हैं, टाइमिंग क्या रख सकते हैं? सर आप मतलब ये 3-4 के बाद का जब भी टाइम मैं फ्री हूँ उसके ये बाद मैम 3-4 बजे के बाद का रख ले, ताकि वो भी काम हो जाए और ये भी काम हो जाए। सौदा मैम, मतलब वर्किंग भी जो है तो वो तो मतलब मोस्टली लोग ये लोग फ्री सब लोग हो जाते होंगे करेक्ट उसके तो बाद। मैम 3 o'clock कर ले मैम, क्या नाम है सौदा मैम? 3 o'clock इधर कितने बजेगी? इधर बजेगी रात के 12 बजेगी कम से कम। नहीं, और भी रात की 4 बजेगी ना, 3 में 4:30 बजेगी। ये तो बड़ा इश्यू है। ये मैम टाइम ही सही है, ये टाइम ही सही है। नहीं सही तो है, लेकिन ये तो आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, कि दोपहर की 3 बजे तो नहीं हो सकती। उनका प्रॉपर रात के 2 बज रहे होंगे, हमारा 2 दिन का। हाँ मैम, ये ना यूएसए में है प्रतिष्ठ पांडे मैम, ये लोग यूएसए में है। सर आपने मेरी टीम में सारे बाहर वाले कर दिए हैं क्या? तीनों लोग ये बाहर से, ये बड़ा इशू है। टाइम अगर दूसरे दिन भी करते हैं यही टाइम सही है। ये तो टाइम सही है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं मैम। टाइम होता है ना कि शाम का बच्चे के साथ 2 बच्चे पेरेंट्स है, छोटा बच्चा है मैम का, प्रतिष्ठ पांडे मैम का ना एक छोटा बच्चा है। मैं सर दिन में होगा तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे काम चल रहा है, मतलब बहुत कुछ सेटल होना दिन में एकदम इम्पॉसिबल है तो मेरे एक लिए। काम करता हूँ मैम, आपके पास मैं कंचन मैम को भेज रहा हूँ, जो आपको काम कराना है। कंचन मैम को मैं भेज दे रहा हूँ, आपको जो भी सजवाना है, घर को सजवाना, सामान रखवाना, आप करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर ऐसा मत कीजिए। ऐसे ही शिफ्टिंग के चक्कर में बीच में मेरा कुछ क्लास मतलब ऑन ऑफ हुआ है, पूरा अच्छे से मैं अटेंड नहीं कर पाई। मेमोरी वाला वेबिनार भी मेरा बहुत काफी छूटा है, और ये सारे क्लास के रिकॉर्डिंग मुझे नहीं रहे हैं, तो फॉलो करना मुश्किल हो रहा है। मिल सकते हैं क्या? क्या मैम? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर क्या, ये जो क्लासेस होते हैं? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा मैम, रिकॉर्डिंग तो मैं देने सर वाला अगर हूँ। कुछ मिस भी होगा कोई तो आप यही टाइम रखो, मैं वो कर लूंगी, मैं आगे अगर मेरे मिस हुए तो। अच्छा ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग तो मिलेगा मैम, प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन क्या होता है ना, सामने होता है तो हम और भी बात कर पाते वही हैं। बात है, सामने की बात है सर। मैं तो मेन आपसे जुड़ना चाहती थी, अभी ये जो पॉइंट, ये मुझे थ्योरी ये सब जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं Correct, आपके वीडियो से ही सारे पॉइंट्स पकड़ रही हूँ।
कि अब एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्यादा ये नर्वस सिस्टम समझ के कोई फायदा नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो है। जैसे कहीं होता है कि हाँ ये सब चीजें उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं करती, लेकिन ठीक है। अभी बहुत सारे अच्छे अभी होने वाली सीरीज जैसे कम्युनिकेशन को है, सोशल इमोशनल स्किल्स है या होम प्लान है, इस पे बहुत सारी चीजें हमें बात वो करनी स्किल के पड़ेगी। जितने आपने डाले ना वो स्किल्स वाले ही वो और वर्ड्स के कमांड ये सब चीजें बहुत है, मतलब मैटर करती है, यही सब तो है करेक्ट मेन। करेक्ट। सौदा मैम थोड़ा सा बताना कुछ टाइम अगर दूसरा निकले तो ठीक है। ओके ठीक है। और आप ये कर सकती है, आमरीन का 2 दिन का काम कंचन में ले तो आप इधर कर सकती है। ऐसा हो सकता है, ये तो हो सकता कंचन है। मैम के पास हाँ, तो वो टाइम ही नहीं अगर है, आमरीन के फोन मॉम तक से नहीं पूछ ले तो उठाती वो है। अगर एग्री करे तो ठीक है। कंचन मैम, सॉरी प्रत्युष मैम, आप क्या बोल रहे हैं? कंचन मैम के पास टाइम नहीं रहता है, वो तो एक बार भी मेरी कॉल नहीं उठाती, उसके बाद वो व्हाट्सअप कर देती हैं और फिर उसके बाद फिर टाइम मिलता है तो आधे घंटे बाद कॉल करती हैं। एक्चुअली मैनेजिंग डायरेक्टर है ना मैम, क्या करे जबरदस्ती। हाँ हाँ, मैं वो सेंटर चलाती हैं तो हाँ, समझ। देखो वो ऐसे सारे पेरेंट्स उन्हीं को कॉल करते, मुझे तो नहीं करते, मेरे को तो क्वेश्चन वोश्चन के लिए पुट अप करते, लेकिन उनके पास वो थोड़ा सा रहता है कि बहुत सारा, लेकिन वो भी कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं सौदा मैम की, हाँ ये थोड़ा इजी हो जाएगा है ना सैटरडे संडे को लेके। नहीं सॉरी हाँ मंडे। हाँ, ये हाँ मंडे ट्यूसडे ये कर ले। बोलो मैम, कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या मैम आप बताइए, फिर हम लोग 4 o'clock 5 o'clock कर सकते हैं क्या? सुबह 6 और नहीं, बांग्लादेश में भी तो 4 o'clock 5 o'clock में इफ्तार की टाइम होगी। हाय मैम। अच्छा चलो ठीक है, फिर एक डिसाइड कर लेंगे टाइम, फिर बताते हैं मैम, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग आंटी। Say hi. Hi. हेलो। आपकी छोटी